ठीक है। नो। अच्छा, कमेंट वमेंट यहीं से पढ़ने ना सर? ठीक है। हाँ भाई, पहले ये बता दो कि आवाज क्लियर है? ठीक है, इसको म्यूट करूँ? ठीक है। हाँ भाई, ये बता दीजिए आवाज वगैरह क्लियर है? ठीक है, काफी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। ठीक है, विनय बर्मन, ठीक है, राहुल नेगी, ज्योति नेगी। ठीक है, 2 मिनट बाद हम अपना लेक्चर शुरू कर देंगे। ठीक है, वेट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सबको। अच्छा, पहले बताओ क्लियरिटी सही है ना? कुछ ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा है? ठीक है, 2 मिनट बाद शुरू कर देंगे। 7:04 पे लेक्चर शुरू कर देंगे अपना आरसीसी का। ठीक है, बहुत लोग आ गए ऑनलाइन, काफी लोग आ गए। चलो, कम से कम आप लोगों से उम्मीद नहीं थी आप लोग उठ जाओगे इतने सुबह। ठीक है, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई थी। अभी कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं चली कोविड के चक्कर में। ठीक है, अब रेगुलर क्लास होगी आप लोगों की। फिलहाल जो हमारा चल रहा था वो तो होगा ही होगा आपका। ठीक है, अंकित रावत, सृष्टि भंडारी, ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो, काफी लोग आ गए ऑनलाइन, काफी लोग। अच्छा, पहले तो ये बताइए आप लोग, होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे घर पे। ठीक है, पढ़ाई कर रहे होंगे, सब ठीक हो ना? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो हालचाल पूछ लेता हूँ। वैसे तो मैं पूछता नहीं आप लोगों के हालचाल, पर ठीक है, पूछ लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं आप लोगों के। सब ठीक हो? अच्छा, मजे में। ठीक है। हाँ भाई, मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की दुआएं कि ठीक है। अभी तक तो फिलहाल बचे हुए हैं। भाई, मैं भी ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो आया हूँ आप लोगों के सामने आप पढ़ाने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर, शुरू करें भाई अपना लेक्चर्स। ठीक है, बहुत लोग आ गए ऑनलाइन। ठीक है, आधी क्लास तो आ ही गई हमारी ऑनलाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, चलो। अब पहली बात तो ये कि हम देखो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है। इस 15 कब हमारी क्लास कब बंद हुई थी? शायद मुझे आइडिया नहीं कब बंद हुई थी हमारी क्लासेस। पर ठीक है, शुरू करते हैं हम इसको। जितना भी हमारा वेस्ट हुआ कवर करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, बढ़िया सर आप। हाँ, तो भाई पहली बात ये कि सोना मत, ठीक है? क्योंकि अभी आधे लोग तो इसलिए उठे कि चलो फर्स्ट क्लास है, अटेंड कर लेते हैं। उसके बाद आधे लोग ऐसे बेड में सो रहे होंगे। भाई प्रॉपर जैसे क्लासरूम में बैठते हो वैसे बैठिए। सबसे पहले बैठने की आदत डालिए, सिटिंग की आदत डालिए। ठीक है, यहीं से आप जैसे ऑफिस से बैठोगे, समझ लीजिए कि एटीट्यूड यहीं से दिखता है। ठीक है, अभी अभी आधे लोग सो रखे हैं, आधे लोग टेबल में बैठने की आदत डालिए। टेबल में बैठने की आदत डालोगे तो यहीं से आपका जेई और एई बनने का एटीट्यूड दिखेगा आप लोगों के। तो पहली बात तो ये है कि उठ जाइए, क्लासरूम जैसे क्लासरूम में बैठते हैं वैसे बैठिए। ठीक है, बैठ में मत सुनिए लेक्चर। आरसीसी का लेक्चर है, हलवा नहीं है। सरकारी में सिलेक्शन लेना हलवा नहीं है। देखो, अभी कोविड की सेकंड वेव आई है ना, कोविड की सेकंड वेव आई, तो सरकारी आदमी अभी भी खा रहा है। सरकारी आदमी को अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं कट रही है। अब देखो प्राइवेट में बेचारों के कितने बुरे हाल होने वाले हैं कंट्री में। तो आप लोग सीरियस हो जाइए। सब बैठ गए हैं ना? बैठ के पढ़ रहे हैं या लेट के पढ़ रहे हैं? कुछ हैं हमारे जॉन सार के, तो जितने उनसे मुझे उम्मीद है, जितने हमारे जॉन सार के हैं ना भाई, वो तो अभी बेड पे बैठा होगा, सोया होगा, ऐसे लेके फोन पकड़ा होगा तब पढ़ रहा होगा। सब बैठ गए? सब बैठ गए? सब बैठ गए है ना? बैठ के पढ़ेंगे भाई सब, बैठ के। हाँ, बैठने की आदत डालिए सबसे पहले। भाई ऑफिस में जाओगे तो 8 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा ना ऑफिस में भी। ऑफिस में सोने के लिए थोड़ी देती है सरकार। 8 घंटे तो आपको जॉब करनी है, सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक। ऊपर की भी नौकरी हो सकती है, 8 से 10 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ,
पहली बात, डाउट, जब डाउट ना, डाउट एक साथ लेंगे आप लोगों का, बीच में जब मैं बोलूंगा कुछ पूछना तो भी पूछेंगे, डाउट जो भी होंगे एक साथ लेंगे। पहले हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर हम आपका डाउट एक साथ लेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप लोगों की आगे हो तो शुरू करते हैं, सुन लिया? हाँ, ठीक है, हाँ, बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़ने की आदत डालिए यार, एटीट्यूड बंद, सरकारी वाला एटीट्यूड चाहिए, है ना? ठीक है, आप लोगों की नौकरी वैसे भी सोने वाली तो होगी नहीं, फील्ड जॉब होगी, फील्ड में जाना मैं, ठीक है, ऑफिस से मिलेगा, फील्ड में मिलेगी, दोनों चीजें मिलेगी। हाँ सर, जॉन सर वाले सब बैठे हैं, अच्छा जॉन सर वाले बैठे हैं, बेटा मैं भी जॉन सर से हूँ, ठीक है, मुझे पता है कितना कंफर्ट जोन चाहिए हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को चाहिए फ्री में नौकरी, ठीक है, फ्री में नहीं मिलेगी अब नौकरी, ठीक है, मैं भी वहीं से हूँ जहाँ से आप हो, और आपसे पहले मैं पैदा हूँ वहाँ पे, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, ज्यादा वेस्ट ना करके। हमारा जो सब्जेक्ट था, हमने कुछ आरसीसी क्लास ले रखी थी क्लासरूम में, लेकिन बी बैच का आरसीसी नहीं हुआ था। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेनी, तो ऑनलाइन क्लास में अभी मैं आरसीसी शुरू कर रहा हूँ, ताकि बी बैच का हमारा आरसीसी नहीं हुआ था, ए बैच का हमारा आरसीसी हो रहा था, तो हम शुरू से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू से पढ़िए, जब भी मैं दोबारा पढ़ाता हूँ कुछ ना कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, एज इट इज चीजें नहीं मिलेगी, जो मैं आपको एक बार पढ़ाता हूँ दूसरी बार जब पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। तो हम शुरू से कर रहे हैं, क्योंकि बी बैच का हमारा आरसीसी स्टार्ट नहीं हुआ था, उनका हमारा चला था, मे बी सॉइल मैकेनिक्स चल रहा था उनका, तो सॉइल बाद में देख लेंगे, अभी आरसीसी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू से कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट का पहले इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे आरसीसी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने थोड़ा सा कोशिश की है पीपीटी में आप लोगों को समझाने की। अब पीपीटी में सबसे पहले हम देखते हैं भाई अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं आरसीसी का, है ना। तो आरसीसी का इंट्रोडक्शन का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट को डीएसएस के नाम से भी जाना जाता है, डीएसएस या आरसीसी, और इसको हम बोल सकते हैं डीएसएस, डीएसएस, सॉरी डीसीएस, डीएसएस तो स्टिल हो गया, डीएसएस। अब डीएसएस का मतलब हो गया आपका डीसीएस, डीसीएस सॉरी डीसीएस, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब यार 15 दिन से जो है ना कंटिन्यूटी टूटी, तो अभी माहौल में आने में बड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट बाद ही हम माहौल में आ जाएंगे, जैसे क्लासरूम का माहौल है वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आप लोगों का डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से भी जाना जाता है। अब चाहे डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बोल लीजिए, चाहे आप इसको बोल लीजिए आरसीसी या रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। तो हम शुरू कर रहे हैं आपका या तो डीसीएस, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, या फिर आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि यहां पर एक वर्ड आ रहा है यहां पर डिजाइन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। तो पहले डिजाइन का मीनिंग ले लेते हैं, डिजाइन का मतलब क्या है। तो डिजाइन का जो मतलब है, ध्यान से देखिएगा, डिजाइन का मोटा मोटा मतलब है, मैं आपको 6 चीजें बताऊंगा। कब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब क्या है। तो आपको 6 चीजें बताता हूं। डिजाइनिंग में हमें कुछ गोल्स अचीव करने होते हैं इंजीनियर्स को, इसी अगर हम ये गोल अचीव कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी जो डिजाइनिंग है परफेक्ट है। तो हम देखते हैं कि आपका डिजाइनिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको लिखा है मीनिंग ऑफ डिजाइनिंग, तो यहाँ पे लिखा है आपका द ओवरऑल गोल ऑफ डिजाइन इज, कि हमें डिजाइन में करना क्या होता है। तो कुछ स्टूडेंट हमारी क्लास अटेंड किए, उनको मालूम है कि डिजाइन का मतलब क्या होता है। तो डिजाइन का फर्स्ट मतलब होता है सेफ्टी। फर्स्ट जो आपका जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ डिजाइनिंग या गोल ऑफ डिजाइनिंग है, फर्स्ट है आपका सेफ्टी। और व्हाट इज सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी वो बाद में देखते हैं। सेकंड आप लोगों का सर्विसिबिलिटी, थर्ड आपका ड्यूरेबिलिटी, फोर्थ आपका इकोनॉमिकल, चौथा आपका एस्थेटिक, और पांचवा आप लोगों का एफिशिएंट। अगर हम 6 के 6 गोल किसी भी डिजाइन में, चाहे वो कॉन्क्रीट डिजाइनिंग हो, चाहे वो स्टील डिजाइनिंग हो, अगर हम इन 6 के 6 के गोल्स को, इन 6 के 6 गोल्स को अगर हम अचीव करते हैं, इट्स कॉल्ड डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग का मोटा मोटा हमारा 6 चीजें, सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिकल, एस्थेटिक एंड एफिशिएंट। अब तीनों चीजों, 6 की 6 चीजों को हम एक साथ समझते हैं कि डिजाइनिंग का मतलब क्या है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिजाइनिंग इज सेफ्टी, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिजाइनिंग इज सेफ्टी। अब समझते हैं व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी स्ट्रक्चर को अगर हमने बनाया है, वो स्ट्रक्चर में बी आरसीसी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, में बी स्टील स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर होगा, जितना भी उसके ऊपर वट एवर जो भी उसके ऊपर लोड लग रहा है, उस लोड के अगेंस्ट वो विद स्टैंड होना चाहिए। ये बोल सकते हैं कि जितना भी उसके ऊपर लोड लग रहा है, वो लोड डेड लोड हो सकता है, वो लोड लाइव लोड हो सकता है, वो लोड आपका इन्वायरमेंटल लोड हो सकता है, इन्वायरमेंटल लोड जैसे अर्थक्वेक लोड हो सकता है, सेस्मिक लोड हो सकता है, विंड लोड हो सकता है,
जो भी आपका उसके ऊपर लोड लग रहा है वो उसके अगेंस्ट फेल नहीं होना चाहिए। अब मुझे आप एक एग्जांपल बताइए कि मैंने कैसे कोई एक एग्जांपल जो आप लोगों ने सबने देखा हो कि मैंने कैसे अपने स्ट्रक्चर को सेव बनाया, मैंने अपने आरसीसी स्ट्रक्चर को कैसे सेव बनाया, कोई एग्जांपल दीजिए। मैंने अपने स्ट्रक्चर को कैसे सेव बनाया, कोई आप मुझे कोई एग्जांपल दीजिए कि यहां से फेल हो सकता है सर, मैंने अपनी इंजीनियरिंग लगाई और मैंने स्ट्रक्चर को सेव कर दिया। तो आप मुझे बताइए कोई एक एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल। हाँ बताइए, कोई एक एग्जांपल बताइए कि सर मेरा पहले फेल हो रहा था, फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग को यूज करके इस स्ट्रक्चर को मैंने सेव बना दिया। कोई एक या दो एग्जांपल आप लोगों के पास हो। रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड, ठीक है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करे तो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने से क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने से ऐसा क्या होगा, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया तो हमने स्ट्रक्चर को बचा दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके। दूसरा, वॉल्स की थिकनेस बढ़ा के, ठीक है, वॉल्स की थिकनेस बढ़ा के बेटा, वॉल की थिकनेस बढ़ा के सेफ्टी तो हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ इकोनॉमिकल दिक्कत हो जाएगी पैसों में, आप लोगों का कॉस्ट बढ़ जाएगी स्ट्रक्चर की। वॉल्स की थिकनेस बिल्कुल सही है कोठारी जी, अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो आप लोग वॉल की थिकनेस ही बढ़ा सकते हो, टेंशन स्ट्रांग होता है। बिल्कुल एग्जांपल है जैसा आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट, आप इसके अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो वीक होता है किसके अंदर, टेंशन के अंदर। देखेंगे क्यों वीक होता है, बाद में देखते हैं उसका। टेंशन के अंदर क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर वीक था तो हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया किसका, रीइंफोर्समेंट मटेरियल का। अब रीइंफोर्समेंट मटेरियल एक्स वाई जेड हो सकता है। हाँ, हमारे केस में रीइंफोर्समेंट मटेरियल स्टील होता है। क्यों होता है उसका रीजन बात की बात है, कोई पूछना मत कि स्टील क्यों यूज करते हो, उसका रीजन बात की बात है। या क्या होता है कि हमें कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, अब क्योंकि हमें ब्रिटल फेलियर को बचाना था, ब्रिटल मटेरियल टूटने से पहले वार्निंग नहीं शो करते, ब्रिटल मटेरियल एकदम कोलैप्स कर जाते हैं, तो ब्रिटल फेलियर से हमें कंक्रीट को बचाना था, तो हमने उसके अंदर क्या प्रोवाइड कर दिया, हमने उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया आपका रीइंफोर्समेंट। जैसे हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, इसने क्या क्या बचा दिया, क्योंकि कंक्रीट वीक होता है टेंशन में, तो आपने बोला कि ठीक है अब टेंसाइल फोर्स कौन झेलेगा, टेंसाइल फोर्स झेलेगा कौन, स्टील। तो इसने टेंसाइल फोर्स झेल के कंक्रीट को फ्री कर दिया टेंशन से, इसका मतलब फेल नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल है, कंक्रीट ब्रिटल है, सिर्फ टेंशन में स्ट्रांग नहीं है, सॉरी स्टील टेंशन में स्ट्रांग नहीं है इसलिए हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम स्टील को यूज करेंगे कंप्रेशन में भी। जैसे कॉलम है, ठीक है कॉलम है, कॉलम में तो कंप्रेसिव लोड आ रहा है, कॉलम में कंप्रेसिव लोड आ रहा है, आप कह रहे हो कॉलम कंक्रीट स्ट्रांग है कंप्रेशन में, तो कॉलम में मत डालिए स्टील। उसके बहुत सारे रीजन है, पर एक रीजन मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि कंक्रीट का कॉलम जब फेल होगा तो सडन फेल होगा, सडन फेल होगा मतलब वार्निंग नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर डक्टाइल मटेरियल इंट्रोड्यूस कराएंगे। डक्टाइल मटेरियल जैसे स्टील टूटने से पहले वार्निंग शो करता है, जैसे टूटने से पहले वार्निंग शो करेंगे तो हमने किस फेलियर को प्रिवेंट कर दिया, हमने प्रिवेंट कर दिया ब्रिटल फेलियर को, मतलब अब आपका स्ट्रक्चर सडन कोलैप्स नहीं करेगा। तो दो एग्जांपल दे दिए मैंने आप लोगों को। तीसरा, श्रिंकेज से बचाएगा, आपका श्रिंकेज क्रैक से बचाएगा, बॉन्ड से बचाएगा, एन नंबर ऑफ एग्जांपल, एन नंबर ऑफ फेलियर से आपको बचाएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। तो सेफ्टी मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिससे कि आपका ये प्रिवेंट करेगा, किससे, टेंशन से प्रिवेंट करेगा, ब्रिटल फेलियर से प्रिवेंट करेगा एंड श्रिंकेज क्रैक से प्रिवेंट करेगा। तो इससे हमने क्या बना दिया, सेफ्टी बना दिया। दूसरा, सेफ्टी के साथ सर्विसेबल भी होना चाहिए। सेफ्टी के साथ क्या होना चाहिए, सेफ्टी आपने दे दी, बिल्कुल सही बात है, आपने सेव कर दिया स्ट्रक्चर को। अब सर्विसिबिलिटी क्या होता है, सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस पर्पज के लिए मैंने उस स्ट्रक्चर को बनाया है वो एंटायर लाइफ में जो भी उसकी डिजाइन लाइफ होगी, 10 साल 50 साल 20 साल 100 साल, एंटायर लाइफ में जिस चीज के लिए मैंने बनाया है वो सर्विस उसको देनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, मैंने ये आपका मार्कर है, ये मार्कर मैंने क्यों लिया है, ये मार्कर लिया मैंने कम से कम इससे 1 साल पढ़ा पाऊं। तो जब मैं कम से कम 1 साल पढ़ा पाऊं, इसका काम है लिखना, तो सर्विस देगा लिखने की। इसका मतलब कि आप लोगों का ये मार्कर 1 साल तक सर्विस देगा। तो सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या है कि पूरे एंटायर लाइफ में, पूरे एंटायर डिजाइन लाइफ में उस जिस काम के लिए मैंने बनाया है वो काम की आपकी सर्विस देगा। इसका मुझे एक एग्जांपल दीजिए, सर्विसिबिलिटी का एग्जांपल। ठीक है, सेफ है लेकिन सर्विसिबल नहीं है, कोई ऐसा एग्जांपल दो कि सेफ तो है लेकिन सर सर्विसिबल नहीं है, कोई एग्जांपल। ठीक, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बाद में होता रहेगा, मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल आप बता दो, सेफ तो है लेकिन सर्विसिबल नहीं है, कोई एग्जांपल दो, सेफ बहुत ज्यादा है लेकिन सर्विसिबल नहीं है, कोई एग्जांपल दीजिए। ठीक है, इन्होंने
अगर कभी डेप्थ, ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में, कि मान लीजिए कि आपको एक हॉल डिजाइन करना था। ये हॉल डिजाइन करना था, मान लीजिए मुझे एक हॉल डिजाइन करना है, मैं आपके पास आया, आप डिजाइनर हो, मैं आपके पास आया कि मुझे 200 स्टूडेंट को बैठने के लिए एक हॉल डिजाइन करना है। 200 स्टूडेंट को बैठने के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके लिए मुझे मान लीजिए आपका कमरे का साइज ये चाहिए था। अब आपने क्या किया कि इसमें आप लोगों ने बहुत मोटी मोटी वॉल यूज कर दी, बहुत मोटी मोटी वॉल यूज कर दी। अब जैसे आप लोगों ने बहुत मोटी मोटी यूज कर ली, आप लोगों का क्या हो गया, सेफ तो बहुत ज्यादा हो गया, ओवर सेफ हो गया, सेफ नहीं बहुत ज्यादा सेफ हो गया। जैसे बहुत ज्यादा सेफ हो गया, क्या हुआ, मुझे इसके अंदर बैठाने थे 200 लड़के, लेकिन इसके अंदर लड़के बैठेगी ऐसा नहीं है, इसके अंदर बैठ पाए सिर्फ 150। तो क्या मेरे लिए सर्विसिबल है? कमेंट कीजिए, क्या मेरे लिए सर्विसिबल है? मुझे 200 स्टूडेंट को बैठाने के लिए हॉल डिजाइन करना था, उसकी आपने इतनी मोटी मोटी दीवार यूज कर ली कि वो बहुत ज्यादा सेफ है, जितनी सेफ्टी मुझे चाहिए ही नहीं थी। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या ये हॉल मेरे लिए सर्विसिबल है? ये हॉल मेरे लिए सर्विसिबल नहीं है, ठीक है। सिमरन नो सर्विस, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सर्विस इसका, अब ध्यान से ना, सर्विस का मतलब क्या है, ये सर्विस कब देगा मुझे, ये हॉल कब देगा? कमेंट कीजिए, ये हॉल सर्विस कब देगा मुझे, ये हॉल सर्विस कब देगा मुझे, ये हॉल सर्विस कब देगा मुझे? जब मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाए। मैंने इसको किस लिए बनाया था? मैंने इसको बनाया था 200 स्टूडेंट को बैठने के लिए। तो जब ये, अगर ये 200 स्टूडेंट को बैठा पाता है, मेरे लिए सर्विसिबल है। इसका मतलब सेफ्टी अलग चीज हो गया, सर्विसिबल अलग चीज हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेफ है वो सर्विसिबल भी है। जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं आप देखो निश्चय सर, जो स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। आपने अपना घर का गेट बनाया, आपने अपने घर का गेट बनाया। अब घर का गेट आपने इस तरह से बनाया कि इसके अंदर जब मैं आपका फर्नीचर वगैरह लाऊं, तो फर्नीचर भी अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सोओगे फर्नीचर के ऊपर। लेकिन गेट आपने इतना छोटा बना दिया कि आपका फर्नीचर ही अंदर नहीं घुस पाए। तो आप बताइए, क्या आपका जो गेट है, क्या वो सर्विसिबल है? क्या आपका गेट सर्विसिबल? नहीं सर्विसिबल है। कब तक सर्विसिबल नहीं? जब तक आपका फर्नीचर, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि उससे मुझे फर्नीचर को भी अंदर पहुंचाना है, तो सर्विस ही नहीं दे पाएगा। जैसे एग्जांपल, बीम को क्यों बनाया आपने? बीम को आपने इसलिए बनाया ताकि वो बेंडिंग मूवमेंट को रोक पाए और डिफ्लेक्ट ना हो। अगर वो बीम डिफ्लेक्ट हो गया, आप मुझे बताइए, क्या सर्विसिबल है? बीम डिफ्लेक्ट हुआ, बीम के ऊपर कोई क्रैक नहीं पड़ा, लेकिन बीम डिफ्लेक्ट हो गया। बीम डिफ्लेक्ट हो गया तो क्या सर्विसिबल है? क्या बीम डिफ्लेक्ट हो गया? बीम को मैंने इसलिए प्रोवाइड कर दिया था ताकि डिफ्लेक्शन ना हो, बीम के अंदर बेंडिंग मूवमेंट को झेल पाए। अब वो झेल ही नहीं पाया, उसके अंदर क्रैक्स तो नहीं पड़े, कोई फेलियर नहीं हुआ, लेकिन डिफ्लेक्ट हुआ। क्या उसने बेंडिंग मूवमेंट को रोका? तो जब बीम नहीं बेंडिंग मूवमेंट को रोका, इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी किसके अंदर आएगा? डिफ्लेक्शन भी आएगा किसके अंदर? डिफ्लेक्शन आएगा आपका किसके अंदर? सर्विसिबिलिटी। अगर डिफ्लेक्ट हो रहा तो आपका बीम सर्विसिबल नहीं, सीधी सी बात है। तो ये आप लोगों का सर्विसिबल हो गया सर, क्योंकि जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना, हाँ सिंपल सी बात है कि जिस पर्पज के लिए वो बना, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, जिस पर्पज के लिए वो बनाया है, वो पर्पज अब पूरी एंटायर लाइफ में सॉल्व कर दे, इज कॉल्ड सर्विसिबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या? उसकी जो एंटायर लाइफ है, 10 साल 20 साल स्ट्रक्चर की जो भी लाइफ है, उस लाइफ में उसको सर्विसिबल होना पड़ेगा, या पूरे लाइफ में वो सेफ होना पड़ेगा उसको, मतलब सेफ्टी भी देना पड़ेगा और सर्विसिबल भी होना पड़ेगा। एग्जांपल, कोई मुझे एक एग्जांपल दीजिए जिसमें आपका कोई चीज ड्यूरेबल नहीं था और आपने ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी अपनी डिजाइनिंग से। कोई एक एग्जांपल ऐसा दे दीजिए कि आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल नहीं था और आपने ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी उस चीज की। ड्यूरेबिलिटी का मतलब इन्वायरमेंटल, जो आपकी इन्वायरमेंट से लड़ने की क्षमता, सीधी सी बात हो गई, सीधी सी बात। जैसे आपका हवा, पानी, एसिड, आपका एसिड रेन, इन सब से लड़ने की क्षमता जो स्ट्रक्चर की होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी। तो आप मुझे बताइए, एंटायर लाइफ में फेल ना हो। हाँ, तो कैसे बचाया आप लोगों ने? कैसे बचाया? जैसा आप लोगों का स्टील कंक्रीट की कंपेयर स्टील कम ड्यूरेबल है। कम क्यों ड्यूरेबल है? उसकी लाइफ कम है, इसलिए कम है क्योंकि आपका उसके ऊपर जंग लग जाता है, बहुत सारी XYZ चीजों आगे देखते रहेंगे। तो कंक्रीट के ऊपर जंग ना लगे, और सॉरी स्टील के ऊपर जंग ना लगे। स्टील बहुत जल्द, स्टील आपका फायर रेसिस्टिंग नहीं है जितना कि कंक्रीट है। कंक्रीट में आसानी से आग नहीं लगती है, लेकिन स्टील में आसानी से आग लग जाती है। तो कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाने के लिए, ताकि वो टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे, आप लोग स्टील के ऊपर आसानी से जंग ना लगे, आसानी से वो टेम्परेचर खराब ना हो स्टील, तो आप लोगों ने कंक्रीट का कवर प्रोवाइड कर दिया। जैसे आप लोगों ने कंक्रीट का
प्रोवाइड कर दिया, आपने आरसीसी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी। तो इस ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया आपने, एग्जांपल आप लोगों ने कवर प्रोवाइड कर दिया। और कोई एग्जांपल दे दो मुझे कवर के अलावा कि आपने ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी। कोई एक एग्जांपल, एक्स वाई जेड एग्जांपल आपके दिमाग में जो भी आ रहा होगा कि सर हमने ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया घर पे, कोई एक एग्जांपल। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दिया, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के मैंने एक्स वाई जेड, मतलब जो एक अनपढ़ आदमी को पता है कि सर ड्यूरेबल नहीं था, मैंने ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी। बताइए यार, ये इतनी बड़ी बड़ी बात है। सुपर सल्फेट सीमेंट, अभी सीमेंट एक जनरल में क्या बोल, अब ये बताओ, मेरा एक दोस्त हो सिविल से नहीं है, उसको क्या समझाओ मैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट क्या होती है, मुझे तो आता ही नहीं वो चीज, उसको तो पता ही नहीं। एक अनपढ़ लोग इंसान ने भी वैसे क्या होगा ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के, एक एग्जांपल दे दो, एन नंबर ऑफ एग्जांपल है तुम्हारे पास, कोई एग्जांपल दे दो मुझे। पेंट, बिल्कुल सही है, देखो प्रिया नोटियाल कह रही है पेंट, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने क्या हुआ, आप लोगों के घर के ऊपर स्टील, आप लोगों ने लोहा या स्टील की आपने खिड़कियां बनाई होगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, पेंट किया। पेंट भी आप लोगों ने क्यों किया, ताकि ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पेंट दरवाजों में भी किया, किस लिए किया, ड्यूरेबिलिटी के लिए किया। तो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप लोगों के ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। यूजिंग टाइल्स, अच्छा टाइल्स आप लोगों ने ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया, चलो ठीक है, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास, तो ड्यूरेबिलिटी क्या आपको समझ आएगी। तो ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या है, एस्थेटिक का मतलब क्या है, अच्छा पहले इकोनॉमिकल देख लेते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, सस्ता। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, कि जब आप लोग, अगर आप अपनी डिजाइनिंग यूज कर ही रहे हो तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, सेफ्टी, सस्ते के चक्कर में सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सर्विसिबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आपका 1 करोड़ का, आप मान लो आप कल के दिन जेई बनते हो, एई बनते हो, चलो एई तो खैर एस्टिमेट नहीं प्रिपेयर करता, चेक तो वो करता है। मान लीजिए कि आपका 1 करोड़ का एस्टिमेट बना, जेई ने एक्शन साहब को एस्टिमेट दिया, एक्शन साहब ने बोला एक काम करो बेटा, कि देखो 1 करोड़ तो हमारे पास है नहीं, हमारे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ तो रुपए है नहीं, इतना बजट तो हमें मिलेगा नहीं, एक काम करो 1 करोड़ से 70 लाख लेकर आओ। अब 70 लाख कैसे लेकर आओगे आप, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ का एस्टिमेट आपने बना दिया, एक्शन साहब ने बोला नहीं हो सकता है अप्रूव, आपके एक्शन ने बोला नहीं हो सकता है अप्रूव। अब आपको उसी कॉस्ट कम करनी है, जब आप कॉस्ट कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मुझे बताओ। कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा आपको, कॉम्प्रोमाइज करोगे सेफ्टी के साथ, कि सर 1 करोड़ में एक काम करो, 1 करोड़ का बन नहीं सकता, 70 लाख में कर दो। जहां M20 का यूज होना था वहां M15 यूज कर लेंगे, जहां पे आपका FE 415 यूज करना वहां पे ये यूज कर लेंगे, जहां पे आपकी ये वाली सीमेंट यूज करनी थी वहां सस्ती सीमेंट यूज कर लो। कैसे करोगे बताओ। क्या इकोनॉमिकल के चक्कर में, आप सस्ते के चक्कर में, क्या आप सेफ्टी के साथ, सर्विसिबिलिटी के साथ या ड्यूरेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। इसका अब इकोनॉमिकल कैसे बनाया, मुझे आप एक एग्जांपल दो कि सर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सेफ्टी के साथ, सर्विसिबिलिटी के साथ, ड्यूरेबिलिटी के साथ, और हमने स्ट्रक्चर को सस्ता भी बना दिया। आपने अपनी इंजीनियरिंग को यूज किया, आपने अपनी इंजीनियरिंग को यूज किया और आप लोगों ने कॉस्ट भी घटा दी स्ट्रक्चर की। कोई एग्जांपल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी, है ना। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, ठीक है। अब वो कहते हैं जब 2014 में फर्स्ट टाइम, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्ट, 2014 की बात है, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे दिल्ली में, तो कह रहे कि मैं 200 करोड़ का फ्लाईओवर 150 करोड़ में बना दूंगा। भगवान भी आए वो भी नहीं बना सकता, खुद विश्वकर्मा जी आ जाए ना, वो भी आज के जमाने में 200 करोड़ का फ्लाईओवर 150 में नहीं बना सकते। अगर 200 का फ्लाईओवर 150 बन जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सेफ्टी के साथ। हाँ, ये वो स्टेटमेंट ये होना चाहिए था, 200 का फ्लाईओवर 200 में ही बनेगा, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं बनेगी उसकी। बताओ यार, ये पेन 20 रुपए का है, मुझे लाला 15 रुपए थोड़ी दे देगा। अब आप मुझे एक एग्जांपल दे दो, मुझे एक एग्जांपल दो एग्रीगेट का साइज इंक्रीज करके। अच्छा, एग्रीगेट का साइज इंक्रीज करके, ठीक है। और जगदीश, स्ट्रक्चर में जहां हो सके कंस्ट्रक्शन साथ में करेंगे। अच्छा सर, जहां हो सके कंस्ट्रक्शन साथ करे, बेटा इसको बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। जैसे पहले आपका क्या होता था, पहले आपके घर में जब आप लोगों का घर बना होगा तो पहले आप लोगों ने कॉलम खड़े किए होंगे, आधों के घर में कॉलम नहीं है, ठीक है, पुराने में क्या कॉलम होते, कॉलम खड़े किए, कॉलम के ऊपर आप लोग जब बीम और जब स्लैब आप कास्ट करते थे, जब मतलब जिस कास्टिंग वाला ढलाई, जिसको हम साइड पे ढलाई वर्ड बोलते हैं, जब आपकी कंक्रीटिंग होती थी, किसकी, बीम की और किसकी, स्लैब की, तो पहले आपकी घर में बीम की कास्टिंग होती थी, फिर कुछ दिन बीम को छोड़ के फिर आप लोग स्लैब उसके ऊपर डालते थे।
आजकल क्या होता है कि जो रीइंफोर्समेंट जो सरिया बंधेगी वो बीम की और स्लैब की एक साथ बंधेगी, जैसे एक साथ बंधेगी एक साथ कंक्रीटिंग हो जाती है। अब इससे क्या हुआ, इससे मेरी कॉस्ट बच गई। कैसे कॉस्ट बच गई? मेरी कॉस्ट ऐसे बच गई कि मुझे एक ही साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो एक ही दिन सारी मशीन यूज हो गई, एक ही दिन मेरी लेबर यूज हो गई, एक ही दिन मेरी लेबर फ्री हो गई, उसी दिन मेरी मशीन फ्री हो गई। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता कि आपका आज क्या हुआ, आज आप लोगों का बीम डल गया, 7 दिन तक मशीन खड़ी रही, मशीन खड़ी रहने के बाद लेबर भी खड़ी रही। अब आप अपना घर का मत सोचिए, प्रोजेक्ट का सोचिए, जहां पर लेबर 2-3 साल के लिए आई है, तो 7 दिन बाद 7 दिन तक मशीन खड़ी। शटरिंग आप लोगों की, पहले आप लोगों ने वही शटरिंग आप लोगों ने बीम के लिए यूज की थी, वही शटरिंग फिर आपको 7 दिन के बाद किसके लिए यूज करना पड़ेगा, स्लैब के लिए यूज करना पड़ेगा। तो डबल कॉस्ट हो गई। तो डबल कॉस्ट हो गई तो क्या होगा, डबल कॉस्ट हो गई तो आप लोगों का इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मोनोलैथिकली कंस्ट्रक्ट कीजिए। मोनोलैथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था, एक ही साथ कंस्ट्रक्ट कीजिए स्लैब और किसको, बीम को। अच्छा चलो, ये तो हो गया आपका सिविल का एग्जांपल। मुझे कोई एक जनरल एग्जांपल दीजिए सर, ऐसे भी हम कॉस्ट बचा सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी इन सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। कोई एग्जांपल हो आप लोगों के पास? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सचिन टीमरी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, उस आप सही जा रहे हो। कोई एक मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो भाई कॉस्ट तो बचेगी ना। आप ठीक है, पढ़ाएंगे हम, वो सीपीएम पर भी पढ़ाएंगे कि कैसे एक्टिविटी इवेंट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सीपीएम पार्ट में। ठीक, कोई एक एग्जांपल मुझे ऐसा दो जो डेली लाइफ में आप देखते हो सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एग्जांपल है? कोई एग्जांपल? कोई एग्जांपल हो? बिल्कुल सही बात है। लोकल अवेलेबल मटेरियल एंड लेबर, आप लोकल लेबर को यूज कर सकते हो, लोकल लेबर यूज कीजिए, सस्ते आ जाएंगे आप लोगों के। जितना हो सके कि आपका आसपास जो मटेरियल आप लोगों को यूज में मिल जाता है वो ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। तो बिल्कुल ठीक है, सस्ते लेबर कहाँ मिलेंगे, जो लेबर रेट होगा भाई वो तो देना पड़ेगा। सस्ते लेबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को, जो लेबर रेट हो तो ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप लोगों को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आप लोगों को जितना लोकल हो सकता है आपका, उसको यूज कीजिए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाए। ठीक है, उससे आप लोगों का कॉस्ट कम हो सकती है। ठीक है, चीप लेबर, ठीक है, जो भी है, मटेरियल यूजर्स। नेक्स्ट आपका एफिशिएंट। अब एफिशिएंट का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए, व्हाट इज एफिशिएंसी? कि भाई जितना मुझे उससे वो इनपुट चाहिए वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। इनपुट तो अगर दे पा रहा है तो एफिशिएंट है, नहीं दे पा रहा तो नहीं एफिशिएंट है। एग्जांपल जैसा आप लोगों का वेंटिलेटर, तो सर्विसिबिलिटी और एफिशिएंसी लगभग एक ही हो गई। ठीक है, तो अगर ये 6 की 6 चीजें हमें मिल जाती, इस यही हमारा डिजाइनिंग का गोल होता है। तो कभी आपसे इंजीनियरिंग में पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग में हमें ये 6 गोल अचीव करने होते हैं: सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक और एस्थेटिक और एफिशिएंट। लेकिन कभी भी मेन जो हमारा फोकस रहता होता है सेफ्टी के अंदर, क्योंकि इस जिस स्ट्रक्चर को आप बना रहे हो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो इंसान रह रहा है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो इंसान चल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। तो मान लीजिए कि ठीक है, अब मान लीजिए मुझे आपने बोला, मैं आपके पास आया डिजाइनर, आप मैंने बोला कि क्या मुझे 200 स्टूडेंट को बिठाने के लिए एक जगह चाहिए। अब मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसके अंदर जो लोग बैठे हो मरे या जिए। अब मैंने क्या किया, पतली पतली दीवारें बना दी। इतनी पतली दीवार बन लेगी, कल के दिन थोड़ा सा अर्थ आएगा, ढह जाएगी दीवारें। तो 200 स्टूडेंट तो मैंने बिठाए उसके अंदर जान जबरदस्ती। तो सर्विसिबल तो था, क्या सेफ था? सर्विसिबल तो था, लेकिन क्या सेफ था स्ट्रक्चर? एस्थेटिक है बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये डिस्कस नहीं किया एस्थेटिकल। एस्थेटिकल मतलब जो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो यार, तो दिखने में तो अच्छा होना चाहिए, है ना। कंक्रीट स्ट्रक्चर की ये खूबसूरती है कि दिखने में अच्छे होते हैं कंपेयर टू स्टील स्ट्रक्चर, किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं। नहीं सर, है ना। तो आप लोगों का सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, अगर हम ये 6 के 6 गोल को अचीव कर पाते हैं, इस यही हमारा गोल होता है किसका, डिजाइनिंग का। तो अब आगे देखते हैं। तो ये चीज समझ आ गया आपको, डिजाइनिंग का मतलब, डिजाइन शब्द का मतलब समझ, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजाइन का मतलब समझ आ गया आप लोगों को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइनिंग? नहीं सर, क्या नहीं सर, क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? बताइए भाई, क्या समझ नहीं आया? कुछ पूछना है इसमें से? डिजाइन डिजाइन का मतलब पूछना है तो पूछ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई।
आ गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा स्लाइड। ये तो अब यार इसमें ना मेरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में ना मेरा हाथ थोड़ा सा ढीला ही रहता है। कहाँ से होता है, यहाँ से। ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ये थोड़ा, नहीं तो कोई चलो इसको छोड़ो, पीपीटी बीटी छोड़ो, अपना इस पे करते हैं पीपीटी, क्योंकि इस पे लग जाएगा मुझे टाइम। ठीक है, अब पीपीटी बीटी छोड़ो, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमें बता दिया मैंने आप लोगों को कि मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं आपका आरसीसी, है ना। हम शुरू करते हैं आपका आरसीसी। ठीक है, बताइए पेन का कलर सही है या पेन का कलर चेंज करना है। पीपीटी बड़ी छोटी, पीपीटी मेरे बस का नहीं है भाई इतना, एक तो फिर पीपीटी बना के लाना पड़ेगा, आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। ऐसे सही है देसी स्टाइल में। अच्छा कलर सही है, कलर चेंज करना है इसका। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर कर देता हूं मैं आपका व्हाइट सही रहेगा, है ना। व्हाइट पॉजिटिव एनर्जी देता है। ठीक है, हाँ ठीक है, व्हाइट सही। चलिए व्हाइट सही कलर है, सही है सर, ठीक है। चलिए भाई अब शुरू करता हूं आरसीसी। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि आरसीसी में आप लोगों का, आरसीसी में आएंगे बाद में, पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, आरसीसी का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ कंक्रीट। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, कुछ टाइप्स हमने कंक्रीट का बीएमसी में डिस्कस किए थे, है ना। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा पीस, सबसे पहला कंक्रीट आपका हम मोटा मोटा डिस्कस करेंगे। अब ये पहले समझाना तो नहीं चाहिए था क्योंकि हमारा कंक्रीट में हो चुका है, प्लेन सीमेंट या प्लेन कंक्रीट। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अच्छा चलो पहले बेसिक बता देता हूं, फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट हो चुका हमारा बीएमसी में, कंक्रीट टैग पूरा पढ़ा है, डिजाइनिंग करवाई है, मिक्स डिजाइनिंग कराई है, नॉमिनल मिक्स कराया, सब करवा रखा। फिर बता देता हूं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंक्रीट। चलो सबसे पहले हटाइए, फिर तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कंक्रीट। तो बेटा व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट क्या है। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, या पेस्ट है, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ किसका, बाइंडिंग मटेरियल कॉमा फाइन एग्रीगेट कॉमा कोर्स एग्रीगेट कॉमा वाटर कॉमा एडमिक्सचर एंड एयर तो व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट आपका पेस्ट है, किसका, बाइंडिंग मटेरियल। अब क्योंकि हम आरसीसी पढ़ रहे हैं तो मैं डेफिनेशन भी उसी हिसाब से बता रहा हूं। जब कंक्रीट टैग पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे जिप्सम कंक्रीट ही बताया था, बहुत सारे कंक्रीट आपको बताए, क्योंकि यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हमारे केस में बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है। ये जरूरी नहीं कि हर बार बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट था, हाँ आजकल सबसे ज्यादा बाइंडिंग मटेरियल आपका सीमेंट यूज होता है, इसलिए बोल रहा हूं। पहले जिप्सम भी यूज हुआ करता था, ठीक है, पहले और भी बाइंडिंग मटेरियल थे, पहले आपका लाइम भी बाइंडिंग मटेरियल, तो लाइम कंक्रीट भी होता था। हमारा सब्जेक्ट आपका आरसीसी है, इसलिए हमारे केस में यहां पर बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा बेटा, यहां पर बाइंडिंग मटेरियल होगा सीमेंट, और फाइन एग्रीगेट होगा हमारे केस में सैंड। कोर्स एग्रीगेट क्या होगा आपका, कोर्स एग्रीगेट आपका जो गिट्टियां होता है, कोर्स एग्रीगेट प्लस एडमिक्सचर्स। चलो पहले वाटर लिख देते हैं, वाटर। आप लोगों के चार जो आप लोगों के मेन इंग्रेडिएंट, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। आजकल जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है, क्वेश्चन आ सकता है फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, जो पांचवा इंग्रेडिएंट है, पहले एडमिक्सचर यूज नहीं हुआ करते थे। अब ऐसा आप कभी भी साइट पे जाइए तो आपको एडमिक्सचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एडमिक्सचर क्या होते हैं, एडमिक्सचर्स ऐसे, हमने पढ़ा भी था आपका बीएमसी में, एडमिक्सचर्स आप लोगों के ऐसे मटेरियल हैं जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है या कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को ऐड करता है, इट्स कॉल्ड एडमिक्सचर्स, जिसको केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट बोलते हैं, हमारे केस में एडमिक्सचर्स हैं।
केमिस्ट्री में क्या करते हो, केमिस्ट्री में उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, प्रॉपर्टी रिएक्शन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। सेम हमारे केस में अगला क्या आपका एडमिक्सचर्स और बेटा एयर। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि कंक्रीट के अंदर एयर ना हो। प्रैक्टिकली हाँ, थ्योरेटिकली हम ये बोल सकते हैं 100% कॉम्पैक्शन करना है, 100% एयर को रिमूव करना है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। हमें पता है कि 100% कॉम्पैक्शन अचीव नहीं कर सकते। ज्यादा कॉम्पैक्शन कर लोगे 100% के चक्कर में ब्लीडिंग हो जाएगी। जैसे ब्लीडिंग हो जाएगी होमोजेनिटी खराब हो जाएगी, जैसे होमोजेनिटी खराब हो जाएगी हनीकॉम्बिंग हो जाएगी, मधुमक्खी का छत्ता जैसा हो जाएगा आप लोगों के कंक्रीट में, फिर स्ट्रक्चर फिर से स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो 100% आप लोगों का कॉम्पैक्शन पॉसिबल नहीं। हाँ, हमारे केस में एयर 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगा ही होगा। प्रैक्टिकली जब आप साइड पे जाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर मिलेगा आपको। हम कोशिश ये करते हैं कि एयर को रिमूव कर जाए, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा बहुत उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि 100% हम वाइब्रेशन नहीं कर सकते, 100% हम कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों की आपकी डेफिनेशन है सीमेंट कंक्रीट की। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे हम सीमेंट, इसी चीज को हम पीसीसी बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी देखते हैं, सबसे पहले जो पीसीसी होता है, पीसीसी कंक्रीट या पीसीसी प्लेन सीमेंट, पीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। किस में स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। एंड राइटिंग बहुत वायाद है मेरी, वीक इन टेंशन। और किस में कमजोर होता है, टेंशन में। ये आप लोगों को सबने पढ़ा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। अब बेटा क्यों, अब क्वेश्चन ये है ऐसा क्या होता है कंक्रीट के अंदर कि ये अपने कंप्रेशन के लिए तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन बहुत ज्यादा बदनाम है किसमें, टेंशन के अंदर। ऐसा क्या होता है, इसको समझते हैं। कभी इंटरव्यू में पूछोगे कि बेटा पीसी कंक्रीट किसमें स्ट्रांग होता है, तो आपने बोल दिया कंक्रीट स्ट्रांग होता है किसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ये पूछ लिया कि क्यों वीक होता है टेंशन में, या क्यों स्ट्रांग होता है, रट लिया, रटा दिया, सबने पढ़ा दिया, आप भी पढ़ते जा रहे हो। बेटा पढ़ना नहीं है, समझ के चलना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। कोहेजन बॉन्ड वीक होता है, अच्छा कोहेजन बॉन्ड, अब सुन लो बेटा, इसका रीजन देखते हैं कि क्यों कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में और क्यों कंक्रीट वीक होता है टेंशन में। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताया था। तो क्यों होता है इस चीज को देखते हैं, इस चीज को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बेटा जब आप लोगों ने क्या किया, जब आप लोगों ने कंक्रीट बनाया, मान लीजिए आपने कंक्रीट बनाया, जितना होमोजीनियस हो सका, क्या कह रही है शिवानी, हाँ, तो क्या होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने ये कंक्रीट बनाया, जैसा आपने कंक्रीट बनाया, तो बीच बीच में आप लोगों के एग्रीगेट्स हैं, और एग्रीगेट को आप लोगों को बाइंड किया है, किसने बाइंड किया है, बाइंडिंग मटेरियल ने। ये आपका कंक्रीट है। मैं यहां गैप दिखा रहा हूं, लेकिन इतना गैप नहीं होगा। ठीक है, अब सुन लो, जैसे ही अच्छा एक बताओ, सीमेंट के दो मेन इंग्रेडिएंट बताइए, बोगस कंपाउंड बताइए, जो हमने बताया था, जिसके वजह से स्ट्रेंथ आती है। दो मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो मैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारे वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इससे बोलते हैं, जैसे ही हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रेशन कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लग रही है, हमने पढ़ा हाइड्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। किसी भी चीज की वाटर के साथ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पर हाइड्रेशन हो रहा है किसका, सीमेंट का। अब सीमेंट का मतलब सीमेंट के अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं जो उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बनते हैं। जब हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाया था, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, तो उसमें से एक कंपाउंड था आपका C3S। जैसे C3S का हाइड्रेशन होता है, ये यहां जेल बनाता है CSH जेल। CHS जेल क्या बनाता है, यहां से एक जेल बनाता है। बेटा कौन सा जेल बनाता है, CSHL। CSHL को क्या बोलते हैं, BMC में पढ़ा था, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल, यही वो जेल है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है बेटा सेटिंग और किसके लिए, यही जेल जो रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग और किसके लिए, सेटिंग और बाइंडिंग के लिए। यही होता है सेटिंग और बाइंडिंग। अगर ये जेल कम बन गया,
ये जल कब कब बनेगा कम, बताइए, ये जल कब नहीं बनेगा, बताइए, ये जल कब नहीं बनेगा, बताओ। अगर ये जल सीमेंट के अंदर बन गया, सीमेंट मतलब कंक्रीट के अंदर बन गया, तभी उसके पास बाइंडिंग की प्रॉपर्टी आती है, तभी उसके पास सेटिंग की प्रॉपर्टी आती है। ऐसे C2S भी बनाता है, ऐसे C2S बनाता है। जो जल मेन जो जल बनता है वो बनता है आपका CSH जल। तो एक बात बताइए, ये जल कब बनेगा? ये जल तब बनेगा ना जब हाइड्रेशन रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कब, जब हाइड्रेशन नहीं होगा अच्छे से तब नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, जब आपकी हाइड्रेशन नहीं होगा जल नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका कंप्लीट हाइड्रेशन होना चाहिए, मतलब कंप्लीट हाइड्रेशन, मतलब कंप्लीट आपका ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए? CSH जल में। तो जब कंप्लीट CSH जल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी किसकी? बाइंडिंग और सेटिंग की। और जहां पर बाइंडिंग और सेटिंग की प्रॉपर्टी आ गई, इसी चीज को बोलते हैं सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। इसी चीज को हमने क्या बोला था BMC में? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी का मोटा मोटा मतलब हो गया बाइंडिंग और किसका? सेटिंग। सेट हो जाना और बाइंड कर देना, इस कॉल्ड क्या? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। अब सुन लो, अब बेटा ये क्या है? जो जेल है, इस जेल ने, मैं इस जेल को दिखाता हूं दूसरे कलर से। ये जेल है, ये जेल, ये जेल कौन सा जेल है? ये जो आपका कलर, अब कलर इसको कौन सा कलर बोलते हैं पता नहीं, लड़कियां बताएगी कौन सा कलर बताए, क्योंकि लड़कों के लिए तो एक ही होता है, नीला पीला काला। अब लड़कियां बताएंगे कौन से, क्योंकि मुझे सही में कलर में ज्यादा पहचान नहीं है। हमारे लिए लड़कों के लिए तो बेचारों के लिए नीला काला पीला होता है। अब कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब जो आपका जो डिफरेंट कलर है, ठीक है, बच्चों ने क्या बोलते इस कलर को मैं भूल गया, ठीक है। हमारे लिए तो हल्का लाल बोल सकता हूँ, मिट्टी का कलर बोल सकता हूँ। लड़कियों के लिए होते हैं 100 कलर, है ना, लाल के भी 100 कलर होते हैं, ठीक है। ऑरेंज है, ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है, हाँ ठीक है, ऑरेंज है, ऑरेंज ऐसा होता है, चल ठीक है। अब सुन लो, अब बेटा ये क्या है? ये वही है जो CSH जल था। ये क्या है? ये CSH जल। यही तो वो जल है जिसने एग्रीगेट को बाइंड किया हुआ है। जब ये सूख गया, ये आपका ग्लू है, ये ग्लू है, मतलब जल का मतलब आप ग्लू बोल सकते, गोंद जैसा बोलते ना, गोंद। तो ये आपका जो जल है, ये जल बेटा, जल वही ऐसा जल होता है जो आप बाल वाले बनाते हो। देखो मैं आज मैं लगा के नहीं आया, तो इसलिए बाल बैठे हुए नीचे। तो जो आपका जेल वेल जो होता है, जल होता है, आजकल वैक्स भी आ रही है, हाँ, तो जल हो गया, वैक्स हो गया, या जिसका आप गोंद बोलते हैं ग्लू। अभी ग्लू क्या करता है? यही ग्लू इसको चिपकाता है, किसको? ये ग्लू चिपकाता है किसको? ये ग्लू चिपकाता है आपका एग्रीगेट को। अब आप मुझे खुद बताओ, अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? एग्जाम्पल, ये मेरा हाथ है, ये आपका एक एग्रीगेट, दूसरा एग्रीगेट, आपने ग्लू लगा दिया। ग्लू मतलब CSH जल। अब बेटा जब इसको आपने लगा दिया, अब आप बताओ, अगर आप लोग इसको कंप्रेशन में, अगर आप इसको कंप्रेशन में, इसके ऊपर कंप्रेसर लोड लगाओगे मेरे हाथ के ऊपर, ये क्या करेगा? ये ग्लू ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर करवा देगा, मतलब ये वाला जो लोड है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको, मेरे आपको बोलना है कि सर आपका ना हाथ को छुड़ाना है, तो बेटा हाथ को छुड़ाना, इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे टेंसाइल फोर्स आप इसके ऊपर लगाओगे, जैसे टेंसाइल फोर्स आप इसके ऊपर लगाओगे, बेटा ग्लू के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं, ग्लू के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लू वीक है ना टेंशन में। अब आप बताओ, आप अपने सूज चिपकाते हो, तो आप अपने सूज चिपकाते हो, तो आप उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो, वो झेल लेता है उस कंप्रेसिव फोर्स को। लेकिन अगर उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाओगे, आपके सूज जो, आपका सूज जो पेस्टिंग हुई होगी उखड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्लू है, जो CSH जल बना, वो वीक है किसके अंदर? टेंशन में। अब क्या आपने जैसे ही खींचा, ग्लू के ऊपर क्रैक्स पड़ गया। तो जैसे ग्लू के ऊपर क्रैक पड़ गया, हम बोलते हैं कंक्रीट के ऊपर क्रैक पड़ गया। यही कारण है कि कंक्रीट वीक होता है किसके अंदर? टेंशन के अंदर। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कल के दिन, आपने रटा हुआ था, ठीक है, रटा हुआ आप लोगों ने कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, स्माइली किस लिए? इतना तो क्या हंस क्यों रहे हो? है? अच्छा पहले मैं बताऊं, अब आपसे कोई कल के दिन पूछेगा बेटा कि PCC की प्रॉपर्टी बताओ, तो आपने बोला PCC जो है स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में और वीक होता है टेंशन में। बेटा क्या आप इसके लिए तैयार हो कि अगर उसने पूछा क्यों, ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या जादू हो गया कि कंक्रीट स्ट्रांग कंप्रेशन में तो स्ट्रांग है लेकिन वीक है टेंशन में? बेटा क्यों? ड्यू टू CSH जल। CSH जल की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी CSH जल की क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लॉजिक नहीं होते। इनहेरेंट मतलब खानदानी प्रॉपर्टी है। जैसे आपकी खानदानी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? मैं आपको एग्जांपल, आप शर्माते हो बहुत। अब क्यों शर्माता है वो खुद नहीं पता। कोई लड़कियों से बात नहीं कर पाता, अब क्यों नहीं कर पाता? उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसके नक्षत्र ही वैसे होंगे जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ होगा। अब कोई क्या होता है, कोई भाई साहब ऐसा होता है जिससे लड़कियां तुरंत बात कर लेती है। अब उसकी प्रॉपर्टी है ना भाई, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब क्या कर सकते हैं? उसको खुद नहीं पता मेरे से लड़कियां बात क्यों करती, मुझे खुद नहीं पता लड़कियां मेरे से बात क्यों नहीं करती। ये कैसी प्रॉपर्टी मेरी? इनहेरेंट। मैं शाई हूं, मैं शर्माता हूं, मुझे शर्म आती है, मैं किससे खुल के नहीं बोल पाता हूं।
क्यों नहीं बोल पाता हूं? ये मेरी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो सेम क्योंकि सीएसएच जेल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसकी खानदानी प्रॉपर्टी है कि वो वीक होता है किसके अंदर? टेंशन के अंदर, और स्ट्रांग होता है वो कंप्रेशन को झेल पाता है। अब क्योंकि जब जैसे आप लोग एग्रीगेट थोड़ी नहीं टूटे यार, एग्रीगेट थोड़ी नहीं टूटे, एग्रीगेट नहीं टूटे। आप लोगों जैसे आपने इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, आपका कौन फेल हो गया? आपका फेल हो गया बेटा सीएसएच जेल। जैसे सीएसएच जेल पड़ गया, क्रैक पड़ गया, हमने बोल दिया कंक्रीट फेल हो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि आपका सीएसएच जेल भी एक इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका? किसका? कंक्रीट का, इसलिए वीक है किसके अंदर? टेंशन का। तो आज पता चल गया आपको, ठीक है। जिन्होंने क्लास अटेंड की उनको तो पता ही होगा। रविंद्र चौहान क्या कह रहा है? क्योंकि सर लड़कियां भी नहीं करती क्यों नहीं पता नहीं। अच्छा बेटा पता नहीं, जे बन जाओ, ये बन जाओ, कर लेंगे लड़कियां, ठीक है, कर लेंगे। मुझे एक्सपीरियंस है, कर लेंगे लड़कियां, बन तो जाओ जे, बहुत खुद करेंगे बात, खुद आएंगी, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रॉन्ग है किसके अंदर? कंप्रेशन। क्यों स्ट्रॉन्ग है मैंने आपको बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ पीसीसी, कोई प्रॉपर्टी ऑफ पीसीसी बता दीजिए मुझे, प्रॉपर्टी ऑफ पीसीसी बता दीजिए। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा वो प्रॉपर्टी ऑफ पीसीसी है। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पीसीसी, कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ पीसीसी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी, कोई पीसीसी की प्रॉपर्टी बता दीजिए, कोई एक प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने सुना होगा। हाँ मैं ये बताता हूं कि नोट करके मैं लिखाता हूं, नोट करके। हाँ ये तो हमने पढ़ा कि किस में स्ट्रांग होता है? कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। तो लिखेंगे द टेंसाइल strength of concrete is approx बेटा, approx 1/10 of compressive strength, या इसको बोल सकते हैं 10%। 1/10 का मतलब क्या है? 10%। सर पीसीजी की रेजिस्टेंस 15% होती है कंप्रेशन में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। दूसरा जो मैं नोट की फॉर्म में लिखवा देता हूं, नोट की फॉर्म में, कि जो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लगभग निकल के आती है उसकी 10 से 15% उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ आई 100। अब 100 क्या है, वो बात की बात है। तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी वो लगभग 10 से 15 निकल के आती है, मतलब 10 से 15% होती है। अब बेटा कैसे निकल के आई? क्या कारण है कि 10 से 15 कैसा ही होगी? 10 से 15%, 10 से 15% कैसे बोला मैंने? बताइए। किस जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी सिर्फ 10 से 15% होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे बोल दिया मैंने ये चीजें? मैंने कैसे बोल दी चीजें कि 10 से 15% होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के? टेस्ट करके, अरे ऑब्जर्वेशन के आधार पर यार। आज ही पहली बार मैंने थोड़ी नहीं बनाया कंक्रीट दुनिया में कि संदीप सर है उन्होंने पहली बार कंक्रीट खोजा, मैंने थोड़ी नहीं खोजा। मेरे से पहले हजारों करोड़ लोगों ने कंक्रीट बनाया है। तो एक्सपीरियंस बेस पे देखा जा रहा है, बार बार ये देखा जा रहा है कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल कर, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? वो 10 से 15% निकल के आ रही है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर आई ये वैल्यू। किसके आधार पर लिखी मैंने? एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन के आधार पर आई, ठीक है। चलिए, तो अब अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट, और कोई बताइए, और कोई प्रॉपर्टी बताइए मुझे पीसीजी की। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पीसीजी, पीसीजी की सेकंड प्रॉपर्टी बताइए। पीसीजी की सेकंड प्रॉपर्टी बताओ भाई, बताइए। स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है पीसीजी की? आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा तो रखा है पीसीजी की सेकंड प्रॉपर्टी, बताइए। कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको आरसीसी में पढ़ा दी थी, है ना, वो मैंने इस कंक्रीट में पढ़ा दी। तो इसमें हम ज्यादा वेस्ट ना करेंगे, जो भी हमने प्रॉपर्टी हमने बीएमसी में आप लोगों की पढ़ी हुई है। तो अब आगे देखते हैं आपका आरसीसी बाद में देखते हैं। अब देखते हैं आपका फर्स्ट, लिखते हैं आपका
ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या इसको एक ही साथ पढ़ लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब क्योंकि स्ट्रेंथ की बात आई सबसे पहले, अच्छा बताइए बेटा व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रेंथ का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है, मास वो यूज वगैरह आपको मैंने बीएमसी में बता रखा सारा कंक्रीट का। मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी बीएमसी में हो रखा हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है, ग्रेजुअली लोड, ग्रेजुअली लोड के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है बेटा, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे धीरे, उसके ऊपर जब धीरे धीरे लोड आएगा, वो धीरे धीरे लोड टेंसाइल भी हो सकता है, वो धीरे धीरे लोड कंप्रेसिव भी हो सकता है। अगर वो ग्रेजुअली लोड, जो ग्रेजुअली जो लोड आ रहा है, ग्रेजुअली अगर बेटा एकदम आएगा उसको टफनेस बोलेंगे, इंपैक्ट हमने पढ़ा था, वियरिंग एंड टियरिंग होगी उसको हार्डनेस बोलेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है आप लोगों का रेजिस्टेंस अगेंस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोड। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, इंटेंसिटी जो मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो आराम आराम से आएगा, एक साथ एकदम धड़ाक से नहीं लग जाएगा, एकदम धड़ाक से लगेगा, उस प्रॉपर्टी को टफनेस बोलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या आप लोगों का, ग्रेजुअली लोडिंग। अब और अगर वो आपका लोड टेंसाइल होगा तो ग्रेजुअल, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी, अगर वो ग्रेजुअल लोड कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो हम देख रहे हैं आप लोगों का ग्रेड ऑफ कंक्रीट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि हमारा जो IS 456 है, IS 456 उसने आप लोगों का 3 कैटेगरी में कंक्रीट के ग्रेड को डेजिग्नेट किया है। फर्स्ट आप लोगों का ऑर्डिनरी कंक्रीट, सेकंड आप लोगों का स्टैंडर्ड कंक्रीट, और चौथा आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो मैं पहले आपका IS 456 खोलता हूं, फिर उस पर कुछ अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ग्रेड ऑफ, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, ठीक है, इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट देख लेते हैं। जो हमारा बीएमसी में हो गया उस पार्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से खुलता भाई 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 भाई, अच्छा ये देखो, ये आपका IS 456 है, कहाँ गया, तो बहुत ऊपर चला गया क्या, IS 456 सबके पास होना चाहिए, जो कोड, जो रेफरेंस कोड है हमारे सब पता होना चाहिए। ये टेबल नंबर 2 है IS 456 का। अब इस टेबल नंबर 2 में हम देखेंगे कि IS 456 जो हमारा कोड है, उस कोड ने आपका टेबल नंबर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में दिया। इसने आप लोगों का 3 टाइप में कंक्रीट को बांटा, एक आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और आप लोगों का हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। 3 तरीके से डेजिग्नेट किया किसने, IS कोड ने। 3 टाइप कंक्रीट है, ऑर्डिनरी कंक्रीट जिसमें आपका M10 से लेके M20 तक, M10 से लेके सारी एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, M10 से लेके M20 तक आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट है। स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन सा आपका M20 से लेके M55, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन सा आपका M60 से लेके M80। अब आपका इसमें दो अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें। एक अमेंडमेंट नंबर 5, अमेंडमेंट का मतलब होता है जैसे आपका संविधान में अमेंडमेंट होता रहता है हमारे संविधान में। जैसे पहले जब आपका दिल्ली का जो रेप केस हुआ था, उसमें आपका 18 साल का जो लड़का है, 18 साल से एक दिन भी कम हुआ तो उसको नाबालिग माना जाता था। रेप कर दिया भाई साहब ने, जिंदगी खराब कर दी उसने, घर वालों की भी लड़की की। अब वो क्या करता है, एक दिन 18 साल से एक दिन छोड़ा था, सुधारवास में जाएगा, सुधर के आ जाएगा, नाम चेंज कर देगी सरकार, नौकरी भी दे देगी सरकार उसको, रेप भी किया नौकरी भी देगी सरकार उसको। ये हमारा पार्लियामेंट ऐसा है, सिस्टम ही कुछ ऐसा है। लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेज आए कि भाई साहब 14 साल का लड़का भी कुछ ऐसी हरकतें करता है,
और वो नाबालिग नहीं होगा, तो अमेंडमेंट हुआ उसमें, समय समय पे अमेंडमेंट होते रहते हैं। सेम जो अमेंडमेंट हुआ, सेम जो अमेंडमेंट होता है इसमें भी होते रहते हैं। अब जब अमेंडमेंट होता है पूरा कोड रिवाइज नहीं होता है, सब आपको क्या करते हैं कि जो आपके अमेंडमेंट करते हैं बीआईएस वाले, बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड है, जब वो आपका कुछ चेंजेस करता है बस वो अमेंडमेंट देता है, कोड पूरा चेंज नहीं होता है। तो पूरा कोड चेंज नहीं है, कोड अभी भी है, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, ध्यान से देखना, ये जो M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट था, इसको बेटा शिफ्ट कर दिया कहां पर, M60 को भी शिफ्ट कर दिया कहां पर, स्टैंडर्ड में। M60 को कहां पर शिफ्ट कर दिया, स्टैंडर्ड में। और इसमें जो ग्रेड आप लोगों के यूज हुए हैं वो आप लोगों का M100 तक यूज हुआ है। कौन सा तक, M100 तक ग्रेड को मेंशनड किया हुआ है। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट को आपको मैं दिखाता हूं, दिखाई देता हूं मैं आपको, कहां कहां ये, हाँ ये अमेंडमेंट हमारा, अमेंडमेंट देखो, ये हमारा अमेंडमेंट हुआ है। देखो पहले क्या था, देखो टेबल नंबर 2 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, पहले ऑर्डिनरी को पहले देखते हैं, और अमेंडमेंट नंबर 4 में क्या हुआ है। जो अमेंडमेंट नंबर 4 है, 5 भी आ चुका है बेटा, 2019 में 5 भी आ चुका। 5 में क्या क्या चेंज हुआ, बात की बात है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका पहले दिख रहा है सबको, जूम नहीं हो रहा है, दिख रहा है, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों के, ये दिख रहा है क्या, अच्छा बताने, जो अमेंडमेंट है दिख रहा है आपको, ये देखो पहले आपका M55 जो है, M55 ग्रेड, M55 जो ग्रेड था, एक बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं बेटा इसको, अभी ये तो हर कोई पढ़ा रहा है ना, कबाड़ा, ये तो कबाड़ा है, हर कोई पढ़ा रहा है, बहुत सारी नई चीजें आपको पता चलेगी आरसीसी में, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि आप लोगों का ये देखो M55, ये जो M55 तक का जो कंक्रीट था वो किसमें था, आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट है। अमेंडमेंट हुआ अमेंडमेंट नंबर 4, अमेंडमेंट नंबर 4 में देखो ये M60 को भी किस कैटेगरी में रख दिया है, M60 को भी किस कैटेगरी में रख दिया, M60 को रख दिया आप लोगों का किस कैटेगरी में, M60 को रख दिया आप लोगों का स्टैंडर्ड कैटेगरी में। और आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन कौन से, M65 से लेके M100। तो बेटा यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका कि कौन सा कंक्रीट आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट है, कौन सा स्टैंडर्ड कंक्रीट है, कौन सा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। तो अब आप लोगों का, क्योंकि ये कोड हमारा पुराना हो चुका है, तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन टिक नहीं करेंगे, हम करेंगे आपका अमेंडमेंट नंबर 4 के हिसाब से। अब हाई ऑर्डिनरी कंक्रीट, अच्छा M15 M20 का मतलब बात की बात है, पहले हम देख लेते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे डेजिग्नेट किया हमारे कोड ने। ऑर्डिनरी कंक्रीट कहां यूज करते हैं हम, ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है यूज करते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे आपके घर वर में जो काम होता है जनरल, ऐसा नहीं है कि यही यूज करते हैं, आपके पास पैसा बहुत, आप M40 कर लो घर पे यूज, आप अंबानी की औलाद हो, आप लोग M100 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते बेटा फांसी नहीं हो जाएगी। अभी मैंने बोला जनरल हम घर पे, जनरली हम घर पे ऑर्डिनरी कंक्रीट यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर मैं तो अपने घर पे M25 यूज कर लो, फांसी नहीं देगी सरकार। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है इंडिया में कि अगर आपने M25 यूज कर लोगे, या मोदी जी 8 बजे आएंगे, 8 बजे बोलेंगे भाइयों एवं बहनों अगर आप लोगों ने M25 कंक्रीट ऐसे यूज किया तो आपको फांसी जाएगी, ऐसा कोई हमारे पास नियम है नहीं। तो आप कोई सा भी यूज कर, जनरल इन जनरल अपनी इंजीनियरिंग में जब यूज करते हैं, जनरल कंस्ट्रक्शन में वो यूज करते हैं किस, कौन सा आपका M20 तक, क्लियर है। M25 भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करते, लेकिन जनरल हम इस चीज जनरल सेंस में बोल रहा हूं। अब स्टैंडर्ड कंक्रीट कहां यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट करता हूं मास कंक्रीटिंग, जैसे मास कंक्रीटिंग जैसे डैम, एग्जांपल बड़ी बड़ी फाउंडेशन, एग्जांपल प्रीस्ट्रस कंक्रीट। प्रीस्ट्रस कंक्रीट आपके बड़े बड़े जो आपके गर्डर्स वगैरह होते हैं, तो प्रीस्ट्रस कंक्रीट में जनरली, प्रीस्ट्रस कंक्रीट में कौन सा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट। अच्छा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहां यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करता हूं बड़े बड़े मैसिव जॉइंट स्ट्रक्चर्स के लिए, जैसे आपका बुर्ज खलीफा आपका एग्जांपल है, थ्री गॉर्जस डैम का आपका एग्जांपल है, बड़े बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, सिर्फ जानकारी के लिए, सिर्फ जानकारी। सही नहीं दिख रहा सर, सर ब्लर हो रखा मेगापुर, हाँ ठीक है, ये ब्लर इसलिए हो रखा ना बेटा क्योंकि छोटा है, तो आपको अमेंडमेंट में दे दूंगा, ग्रुप नंबर पे अमेंडमेंट तो डले हुए हैं, तो अमेंडमेंट देख लीजिएगा, तो सुनाई तो दे रहा होगा ना, ब्लर दिखेगा कोई दिक्कत नहीं। अब सुन ले, IS 456 आपका एक नोट लिख दूंगा मैं यहाँ पे, जो IS 456 है, इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मैं वापिस आता हूँ कोड पे, IS 456 कहाँ गया कहाँ से आता है, अब देखो IS 456, ये तो फिर अमेंडमेंट खुल गया, कहाँ गया हमारा कोड,
ये IS4 बेटा पहले M80 तक थे, अब आपका M100 भी आ गया। M60 अपने कोड में सब करेक्शन कर लेंगे, अगर किसी को नहीं पता है, किसी को अगर पता नहीं तो उस पर अपने कोड में करेक्शन कर लेंगे टेबल नंबर 2 में। टेबल नंबर 2 में हमारा अमेंडमेंट हो चुका है। तो बेटा हमारा जो कोड है, ध्यान से देखिएगा, हमारा IS कोड M60 के ऊपर की डिजाइनिंग नहीं करता। सीधी सी बात है, M60 से ऊपर। यहां M55 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कितने कर लेंगे, M60 यूज कर लिख लेंगे। देखो, इन द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स M क्या रेफर बाद की बात है। यहां देखो, स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M55 डिजाइन पैरामीटर्स गिवन इन द स्टैंडर्ड मे नॉट बी एप्लीकेबल। कह रहा है कि अगर आपका ग्रेड M55 से ऊपर होगा, तो पहले था, अब कितना हो जाएगा बेटा, ये चीज ये हो जाएगा M60। मतलब कहने का मतलब यह है कि M60 से ऊपर के जो भी ग्रेड है, अब M60 से ऊपर के ग्रेड को क्या बोलते बताना, M60 से ऊपर के ग्रेड को क्या बोलते बताना, बताइए। M60 के ऊपर के ग्रेड को क्या बोलते हैं बताइए जरा, कौन सा कंक्रीट बोलते हैं उसको, लिखा तो है साफ साफ, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या बोलते हैं इसको, सब बताइए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो डिजाइनिंग या स्पेसिफाइड नहीं करता हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को। मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में नहीं बोलता मेरा कोड। लेकिन कोड ये नहीं बोलता बेटा, कि कोड ये नहीं बोलता कि आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज नहीं करने, कि M60 के ऊपर के ग्रेड यूज नहीं करने। मेरे साइड पर मान लो M80 यूज हो रहा है, तो IS कोड क्या कहता है, अगर आपको M80 यूज करना है तो आपको इसकी प्रॉपर्टी आपको किसी स्टैंडर्ड लिटरेचर को पढ़ के करना पड़ेगा। देखो लिखा होगा कोड ने, लिटरेचर का मतलब क्या है, कि कोई ऐसा लिटरेचर जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है। जैसे मान लो पाइथागोरस एक लिटरेचर दिया, पाइथागोरस ने, सबने एक्सेप्ट किया, सब प्रूव्ड है। तो मान लीजिए एग्जांपल की कोई एक कंपनी, जैसे मान लो L&T प्राइवेट रिस्क लेता है, गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेता कभी भी। तो प्राइवेट इंजीनियर रिस्क लेने में ठीक रहता है, मतलब। तो मान लो L&T ने सबसे पहले एग्जाम्पल, अब ये सही, मतलब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, माना हूं बस ऐसा, कि मान लीजिए L&T ने सबसे पहले M80 यूज किया। अब वो अपने जितने भी उसकी ब्रिज वगैरह बन रहे हैं या जितने भी उसकी मेट्रो बन रही है, मान लो उसने M80 यूज किया। अब उस M80 का लिटरेचर मैं उनसे मांगूंगा, और उनके अकॉर्डिंग लिटरेचर को पढ़ के जो एक्सेप्टेड जो लिटरेचर हमने एक्सेप्ट किया है, उस लिटरेचर के हिसाब से उसकी डिजाइनिंग हो जाएगी। कहने का मतलब हमारे पास हाई स्ट्रेंथ ये जो कोड है हमारा IS 456, ये सिर्फ M60 तक की बात करता है डिजाइनिंग की। अब आप बोलेंगे सर लिखा तो M100, अब लिखने में क्या था, डिजाइनिंग नहीं करता उस चीज की। लिखा तो है कोड में, साफ साफ लिखा है, देखो लिखा है, आप पढ़ेंगे अपने कोड में, ग्रेटर compressive strength greater than M55 design parameter given in the standard may not be applicable and the value may be obtained from specialized literatures and एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंटली चीजें, उसके जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन M80 का कितना होगा, कोड बोलता है, मैं तो हाथ खड़े करता हूं, मुझे नहीं पता। अब बताओ कहां से लाएंगे, मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा खुद से। कोड कहता है उसके लिए मैं आपको कोई वैल्यू नहीं दूंगा, उसके लिए आप जाइए साइट पे जाइए, M65 का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा। आप जाइए साइट पे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में निकालिए, लिटरेचर पढ़िए, आप फील्ड में जाइए, क्वालिटी कंट्रोल कीजिए, खुद निकालिए। तो हमें खुद निकालनी पड़ती है वो चीजें। तो M65 को जब डिजाइन करूंगा, सब सारे पैरामीटर मुझे प्रैक्टिकली जाके एक्सपेरिमेंटली निकालने पड़ेंगे। तो चीज समझ आ गया आपको। हमारा कोड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन नहीं लिखता है। जैसे एक एग्जांपल दे ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M65 नहीं दिखता कोड, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। लो कहां गया, कैसे होता है ये ऊपर, अच्छा चलो मैं बता दूंगा, अभी इसमें 1-2 दिन में सीख जाऊंगा मैं। तो एक चीज समझ आ गया आपको कि हमारा IS कोड M60 के ऊपर के ग्रेड को, M60 के ऊपर बोला M65 और M65 से ऊपर के ग्रेड को की स्पेसिफिकेशन नहीं लिखता है। ये चीज क्लियर है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है चौहान जी। तो ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, चलो खुशी है, एटलीस्ट काफी स्ट्रेंथ ऑनलाइन आ रही है, काफी स्ट्रेंथ ऑनलाइन आ रही है। हमारा कोड नहीं यूज करता, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के।
अब M65 को भी तो मुझे डिजाइन करना है बेटा, तो M65 की प्रॉपर्टी को कहां देना पड़ेगा, रियल में जाके, फील्ड में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्यूब की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर क्वालिटी का कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके उसकी प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का कोड नहीं बोलता कि अज्यूम कर लेना, कोड हाथ खड़े कर देता है। अब बताओ इसमें से कुछ पूछना हो अभी तो, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, इसके बाद का टॉपिक है उसमें हवा नहीं लगेगी बेटा आप लोगों को, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है ये यहां तक हर कोई पढ़ा रहा है, यहां तक हर कोई पढ़ा रहा है ना, यहां तक कोई पढ़ा रहे हैं जो लिखते हैं 3 घंटे में आरसीसी का सिलेबस। बेटा 3 घंटे में अगर आरसीसी समझ आते हैं ना किसी को, तो आज जो प्रधानमंत्री होता देश का, आज जो कोरोना से लड़ने के लिए रणनीतियां बना रहा होता, अगर 3 घंटे में आरसीसी आते। बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे आपको यूट्यूब में, 3 घंटे में कंप्लीट कोर्स ऑफ आरसीसी, कंप्लीट कोर्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। बेटा इतने में अगर हो गया ना, इतने में हो जाता ना, अगर बहुत स्टूडेंट जो 3 घंटे में करना चाहते हैं सारे, कहाँ रह गए भाई? कुछ बताओ, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है इसमें से, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, इसमें से कुछ पूछना है तो बताइए। बताइए। नो सर, ठीक है, नहीं सर, आ गया सर, ठीक है आ गया ना। अब ठीक है, ग्रेड तो बात की बात है, अब हम देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब हम ये स्ट्रेंथ जो M25 था, इसका मतलब क्या था? जैसे एग्जांपल आपका जो मैंने आपको टेबल दिखाया, अब जैसे आपका M20 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M20? तो बेटा M का मतलब है मिक्स, M का मतलब है मिक्स, मिक्स किसका? इंग्रेडिएंट्स का मिक्स। और 20 है बेटा, उसका 20 क्या है? हमारा जो आपका, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने बीएमसी पढ़ा था, तो हमारा एक स्टैंडर्ड क्यूब था बेटा। कौन सा क्यूब था? स्टैंडर्ड क्यूब। स्टैंडर्ड क्यूब कितने सेंटीमीटर का था? 15 सेंटीमीटर या 150 mm। या ये बोल सकते हैं कि एक क्यूब है, क्यूब मतलब एक घन है, जिसकी लेंथ भी 15 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 15 सेंटीमीटर, हाइट भी 15 सेंटीमीटर। या ये बोल सकते हैं कि 150 mm है, कुछ ही बोल लो। इस क्यूब को जब हमने कास्ट किया था, अब देखते हैं कैसे कास्ट करते हैं, हमने बीएमसी में पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब हम इसको कास्ट करेंगे और इसके 28 दिन के बाद इसको टेस्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, तो इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी 28 दिन के बाद, वो कितनी आनी चाहिए? वो आनी चाहिए आपकी कितनी? 20। किसमें? न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बेटा न्यूटन पर एम स्क्वायर को हम क्या बोला था? न्यूटन पर एम स्क्वायर बोला था हमने मेगा पास्कल। न्यूटन पर एम स्क्वायर को क्या बोला था हमने? मेगा पास्कल। ठीक, अब हाँ 20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बहुत, ये तो छोटा मोटा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो आपने शब्द बोला, किसने बोला कैरेक्टर? अच्छा निश्चय, ये छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल शब्द है। जहां से आप पढ़े हो या जहां से भी आपने पढ़ा होगा, आधा दूरा पढ़ के आए हो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में बात बताऊंगा, अभी सिर्फ स्ट्रेंथ समझिए, अभी सिर्फ ये समझिए कि 20 इसकी स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सर आप लोगों ने रटा है 5% रिजल्ट जो है इससे नीचे आने चाहिए, 95% भी पास होने चाहिए। कल के दिन मोदी जाएंगे 8 बजे, वो बोलेगा आज से 5% नहीं, आज से 10% होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, फिर क्या करोगे? फिर तो फंस जाओगे। तो आप लोगों का जो ये शब्द आप जहां से आपने पढ़ा है, बहुत आधा अधूरा पढ़ा है, चाहे कहीं से भी आप पढ़ के आए, ठीक है? तो यहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब अभी समझ लो कि 20 उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा नॉलेज, आपने बोला कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी बात है, वाकई में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, लेकिन क्या होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो 20 क्या आपकी? 20 उसकी स्ट्रेंथ है। कितने दिन के बाद? 28 दिन। किस क्यूब की? किस क्यूब की? स्टैंडर्ड क्यूब की। किस क्यूब की? स्टैंडर्ड क्यूब की। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्यूब कौन सा है? आईएस कोड के अकॉर्डिंग, अच्छा कौन सा आईएस कोड? अच्छा टेस्ट, ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, किस कोड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? बताइए जरा मुझे, कोड का नाम क्या है जिसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं कंक्रीट की? कोड का नाम क्या है? कोड का नाम क्या है? 516। बिल्कुल सही है शुभम रावत, 516। आईएस 516 में आपको टेस्ट मिल जाएगा कंक्रीट का। कैसे करते हैं बेटा? ये स्टैंडर्ड क्यूब है, ये चीज पहले बता देता हूं मैं, स्टैंडर्ड क्यूब है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोड ने ये बोला कि साइड पे जाके 150 mm का क्यूब भी तोड़ो। साइड पे जाके आपका 10 mm का क्यूब भी 100 mm का क्यूब भी टूट सकता है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर का क्यूब भी तोड़ सकता है। और आप लोगों का 150 mm का सिलेंडर भी टूट सकता है। कुछ भी तोड़ लो आप, लेकिन स्टैंडर्ड कौन सा है? तोड़ने के लिए आप कोई सा भी क्यूब तोड़ लो, कैसा भी, किस साइज का भी तोड़ लो। स्टैंडर्ड कौन सा है बेटा? स्टैंडर्ड आपका 150 है। जो भी रिपोर्ट होंगे टेस्ट, जो भी हम, आप 10 mm में कर लो, आप 100 mm में कर लो, लेकिन जो रिपोर्ट होगा टेस्ट, वो किस में होगा? जो आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे वो किस में देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे 150 mm के टर्म में। टेस्ट चाहे कोई सा, क्यों? ताकि पूरे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड चले।
करने के लिए कोई सा भी कर लो। अब इस चीज को हम समझते हैं देसी भाषा में, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, अब देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम। किसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं? किसका? क्यूब का। अब बेटा जब मैंने स्ट्रेंथ लिखा, ऑब्वियस सी बात, लोड कैसा होगा? सडन होगा या ग्रेजुअल होगा? जब मैंने स्ट्रेंथ की बात की, लोड कैसे होगा? ग्रेजुअल होगा। ग्रेजुअल होगा मतलब धीरे धीरे लगे, ग्रेजुअली लोड होगा। लोड ग्रेजुअली होगा तभी स्ट्रेंथ बोलेंगे, इंपैक्ट एकदम लगेगा तो टफनेस बोलेंगे बेटा उसको, ठीक है। तो ध्यान से देखना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, एक क्यूब लिया। अब मैं क्यूब का साइज नहीं बता रहा हूं, चलो हमने क्यूब लिया। इस क्यूब को सबसे पहले आप लोगों ने, मोल्ड है हमारा, क्यूब है, ठीक है, ये हमारा मोल्ड है, IS 516 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने मिक्स किया। अब मिक्स कैसे करते हो, हमने डिजाइनिंग की हुई है कि कितना पानी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना को हमने जो भी हमारा प्रोपोर्शन था उनको मिक्स करके जितना पानी लगना था, हमने क्या करना है, इस क्यूब को भरना है। मैं इसको 2D में दिखा रहा हूं, ये क्यूब साइज नहीं बता रहा हूं मैं अभी, साइज बाद में बताते हैं। तो हमने क्या लिखा है, जीनियस सिविल इंजीनियर बट जनरली यूज इन स्टैंडर्ड 516, बट जनरली यूज इन स्टैंडर्ड कोड इस 516। बेटा जीनियस सिविल इंजीनियर, मैं ये तो कहीं नहीं लिखा है कोड ने कि 516 यूज करेंगे, बता दो मुझे। हाँ, स्टैंडर्ड है 516 हमारे लिए, स्टैंडर्ड 516 है, स्टैंडर्ड बना दिया हमने 516। ये नहीं लिखा कोड ने कि यूज करना, अभी बता रहा हूं मैं सारी चीजें, तो ध्यान से देखना। अब इस क्यूब को क्या करना है, हर 50 सेंटीमीटर, मतलब जो भी हमारा क्यूब होगा उसको 50-50 mm में भरना है। तो मुझे बताइए ये कितना, 15 सेंटीमीटर है ना बेटा, ये 15 सेंटीमीटर। तो जब 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर है, मतलब 15 सेंटीमीटर को हम किस पे चेंज कर सकते हैं, mm में चेंज करते हो, 150 mm होगा। जब 150 mm होगा तो इसको कितने लेयर में भरेंगे, इसको लेयर में भरेंगे बेटा, पहले एक लेयर में भरेंगे, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे अच्छे से। कॉम्पैक्ट करने के लिए इसके साथ एक टैंपिंग रॉड भी आती है, अगर आपको हैंड कॉम्पैक्शन करना है, नहीं तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। इस टैंपिंग रॉड की जो लेंथ होती है आपकी 60 सेंटीमीटर, और हाइट होती है, और डाया होता है आपका 16 mm। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ए की तैयारी कर रहा है, यूजीएमएनएल में जो वैकेंसी आई है बेटा, सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। यूजीएमएनएल में जो अगर कोई एई की तैयारी कर रहा है, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। यूजीएमएनएल में भी कोई सा भी एग्जाम हो एई का, फिर अगले लेयर को भरना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है, अगले लेयर को भरना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है। तो क्यों 3 लेयर में क्यों कॉम्पैक्ट किया? कोड लिखता है कि 50-50 लेयर में भरना है, 50-50 mm की। अच्छा जैसे मान लो ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, और सिलेंडर मान लो आपका 30 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर का सिलेंडर है। आप बताइए इसको कितना लेयर में भरोगे बेटा? अगर आप सिलेंड्रिकल टेस्ट करोगे आगे जाके, इसको कितने लेयर में भरोगे? नंबर ऑफ लेयर बताइए, नंबर ऑफ लेयर बताइए। 6 लेयर। क्यों? हर 50-50, बिल्कुल सही है, 6 लेयर में आप इसको भरोगे, ठीक है। चलिए अब अगर आपका ये 100 mm का क्यूब होगा, तो अगर 100 mm का क्यूब हो तो कितने लेयर में भरोगे इसको? अगर 100 mm का क्यूब होगा तो कितने लेयर में भरोगे इसको? 100 mm का क्यूब है, कितने लेयर में भरोगे इसको? 100 mm का क्यूब है, कितने लेयर में भरोगे? 2 लेयर, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने इसको भर दिया। अब क्वेश्चन ये है, कोई सा भी टेस्ट कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है, फांसी नहीं होगी साइड पे, कोई सा भी टेस्ट कर लो। आप चाहो तो 150 mm का स्टैंडर्ड क्यूब यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 100 mm का क्यूब यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो 30 सेंटीमीटर का सिलेंडर भी यूज कर सकते हो। ये कब यूज करते हैं बेटा, आप मुझे बताइए। 150 mm का ये 150 mm का क्यूब कब यूज करते हैं हम साइट के ऊपर? 150 सॉरी 150 mm का क्यूब कब यूज करते हैं साइट पे? 150 mm का क्यूब यूज कब करते हैं? तब करते हैं अगर एग्रीगेट का साइज 20 से लेकर 38 mm हो। 38 mm हो। ये कब यूज करते हैं? ये भी 20 से लेकर 38 mm। ये कब करते हैं? जब आपका लेस देन 20 mm हो, तब ये यूज करते हैं। करने के लिए कोई भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी कर लो, कोई मना नहीं, कोई फांसी नहीं आप लोगों को। अब मुझे आप ये बताओ, ये टैंपिंग रॉड का काम क्या है? टैंपिंग रॉड का काम क्या है? टैंपिंग रॉड का काम क्या है? टैंपिंग रॉड का काम बताइए, टैंपिंग रॉड का काम बताइए।
नहीं टैंपिंग हाँ करना मतलब कॉम्पैक्ट करना, सीधी सी बात है। क्या काम है इसका? कॉम्पैक्ट करना। कॉम्पैक्ट कर दिया तो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखेगा कि अगर आप लोगों का, ध्यान से देखेगा, अगर आप लोग यूज कर रहे हो 15 सेंटीमीटर वाला क्यूब, अगर आप यूज कर रहे हो 15 सेंटीमीटर वाला क्यूब, और अगर आप यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो कितने का, चलो पहले मैं लिख देता हूं, यूज कर रहे हो 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब, या आप यूज कर रहे हो 30 सेंटीमीटर वाला सिलेंडर। तो आपको जो कॉम्पैक्ट करना, हर लेयर को हैंड कॉम्पैक्शन अगर आप करना चाहते हो तो आपको कम से कम कॉम्पैक्ट करना है 20 कितने बार, 25 टाइम्स। हर लेयर को कितने बार कॉम्पैक्ट करना है? 25 बार कॉम्पैक्ट करना है हर लेयर को। कब? अगर आप 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब यूज कर रहे हो साइड के ऊपर, और अगर आप अच्छा मुझे बताइए, चलो बताइए, अगर आप 15 सेंटीमीटर का क्यूब यूज कर रहे हो, अगर आप 15 सेंटीमीटर का क्यूब यूज कर रहे हो, मुझे बताइए हर एक लेयर को कितने बार कॉम्पैक्ट करना है? बता रखा क्लास में, सब पढ़ा रखा है। हर एक लेयर को कितने बार कॉम्पैक्ट करना है? बिल्कुल सही है अंकित राव, 30 बार। तो इसको कॉम्पैक्ट करेंगे 30 बार। और अगर आप सिलेंडर यूज कर रहे हो तो, अगर आप सिलेंडर यूज कर रहे हो तो, अगर आप सिलेंडर यूज करो तो कितने बार कॉम्पैक्ट करोगे? अगर आप सिलेंडर यूज करो तो कितने बार? बिल्कुल सही बात है, 35 बार। तो ये हम कुछ हमारा मिसकंसेप्शन रहता है कि हम 25 बार मिनिमम कॉम्पैक्ट करें। बेटा 25 बार तब कॉम्पैक्ट करेंगे मिनिमम अगर आप लोगों का 10 सेंटीमीटर का क्यूब होगा तो। अगर साइड के ऊपर आप 10 सेंटीमीटर का क्यूब यूज करो तो मिनिमम आईएस कोड कहता है, आईएस कोड ये कहता है कि आपको कम से कम 25 बार। हाँ, लेकिन अगर आप साइड के ऊपर, साइड में 150 mm या 15 सेंटीमीटर वाला क्यूब यूज कर रहे हो, उस केस में आप लोगों को कम से कम 35 बार कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। आपने कॉलेज टाइम पे क्या पढ़ा? 25 बार। बेटा 25 बार, जो जहां पढ़ा गलत पढ़ के आए हो, जहां भी पढ़ के आए हो गलत पढ़ के आए हो। कोड की वैल्यू देख लेना, कोड में लिखा है 35 बार एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट कितना करना पड़ेगा आपको? ठीक है, चलिए, तो ये आपको इतने बार कॉम्पैक्ट कर दिया। जैसे आपने कॉम्पैक्ट किया बेटा, जैसे आपने कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? कॉम्पैक्ट करने के बाद आपने इसको भर दिया। जैसे आपने इसको भरा, आप क्या करोगे? मैं 2D में दिखा रहा हूं, मैं 2D में दिखा रहा हूं, चलो 3D में दिखाता हूं। जैसे आपने इसको कॉम्पैक्ट किया, आपका कंक्रीट तैयार हो गया। क्यूब नहीं दिख रहा है, लेकिन क्यूब एज्यूम कीजिए, क्यूबॉइड बन गया। ये क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया, ये क्यूब बना। आप लोगों ने इसके अंदर क्या कर दिया? क्यूब भर दिया। जैसे आपने क्यूब भरा 3 लेयर में, जितने जो भी आपने टेस्ट परफॉर्म किया, अब आपने क्या किया? इसका जो टॉप होगा, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, या आपका कंक्रीट में 2D में दिखा रहा हूं, इसके ऊपर आपको कैपिंग कर दी। कैपिंग मतलब कैप चढ़ा देनी है। जैसा आप सर के ऊपर कैप बढ़ा दो, कैपिंग लगभग आपकी 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर की आपको कैपिंग कर देनी। अब सॉरी एमएम की, सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 से लेकर 3 है। कैपिंग का मतलब क्या? मेरे पे समझाने के लिए क्या है? अच्छा ठीक है, जैसे मान लो ये ग्लूकोज का डब्बा है ना, ये आपका क्यूब है। ठीक है, ये ग्लूकोज का डब्बा है, ये आपका क्यूब है। ये यहाँ से क्यूब बंद होता है, यहाँ से क्यूब बंद, यहाँ से ओपन होता है ना। तो जैसा आप ओपन करोगे यहाँ से, इसके ऊपर आप सीमेंट और वाटर का एक स्लरी पेस्ट बना के इसके ऊपर आप लगा दोगे। अब जैसे आपने इसके ऊपर पेस्ट लगाया बेटा, इसको बोलते हैं कैपिंग। जरा मुझे बता सकते हो कि आप लोगों ने कैपिंग क्यों की? कैपिंग का काम क्या है? कैपिंग का काम क्या है? रीजन क्या हुआ कि इसके ऊपर आपने एक लेयर बिछा दी, किसकी? सीमेंट की और सीमेंट और वाटर की पेस्ट की एक लेयर बना दी। कैपिंग, इसको बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग तो एक ही साइड से होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। कैपिंग बाकी साइड तो उसके जो फेस हैं क्यूब के वो लगे हुए हैं, एक साइड खुला है, तो कैपिंग तो एक ही साइड से होगी। तो मुझे बताइए कैपिंग का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल सही है पंकज जरोला। क्योंकि बेटा क्या होगा कि शुरू के 24 घंटे जब आप लोगों ने इसके अंदर पानी डाला है, और जब आपने पानी डाला, क्यों डाला आपने पानी? डाला है ताकि हाइड्रेशन हो पाए, ताकि हमारा जेल बन पाए, ताकि उसके बाद बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ पाए, ताकि हमारा सीमेंट हाइड्रेट हो पाए। तो क्या होगा कि अगर आपका ये कैपिंग नहीं करोगे, जैसे कैपिंग नहीं करोगे, यहां से पानी ऑपरेट हो जाएगा। जैसे पानी ऑपरेट हो जाएगा, आप लोगों का पानी हो जाएगा ये ऑपरेट। 24 घंटे में मैक्सिमम पानी ऑपरेट होगा, सबसे पानी उसी टाइम रहता है। तो आपका पानी ऑपरेट हो जाएगा। जैसे पानी ऑपरेट हो जाएगा, पानी की हो जाएगी कमी, पानी की हो जाएगी कमी, तो आपका जो आपके बोगस कंपाउंड है वो हाइड्रेट नहीं हो पाएंगे। जब हाइड्रेट नहीं हो पाएंगे तो कंक्रीट अपने 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ गेन ही नहीं कर पाएगा। यही चीज हमने प्रैक्टिकली फील्ड में क्या किया था, इसी चीज को बचाने के लिए क्या किया था कि वाटर हाइड्रेट ना हो। फील्ड में क्या किया था हमने, स्ट्रक्चर पे क्या किया था? चलो क्यूब में तो हमने कैपिंग कर दी, या इसके ऊपर जूट बैग लगा दिया। फील्ड में क्या किया? फील्ड में हमने क्यूरिंग की।
फील्ड में हमने क्यूरिंग की ना, यही चीज तो हमने फील्ड में की थी, यही चीज हम फील्ड में करते हैं ना, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग क्यों करते हैं? क्यूरिंग का काम क्या है? क्यूरिंग का काम यह है ताकि जो आपका अंदर का जो वाटर है वो हाइड्रेट ना हो। सेम हमने यहाँ पे कैपिंग करी ताकि वाटर हाइड्रेट ना हो, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर पाए, इसलिए किया था, इसलिए कर रहे हैं ना भाई, है ना। क्यूरिंग, क्यूरिंग समझ आ गया? ठीक है, आपने क्या किया, कैपिंग कर दी। कैपिंग करने के बाद इसको जूट बैग से ऊपर ढक दिया, जूट बैग से इसलिए रखा ताकि आपका मॉइस्चर जो है, जो आपका वाटर है वो लॉस ना हो जाए। कैपिंग करने के बाद आप 24 घंटे के बाद आए वापिस, 24 प्लस माइनस आधा घंटा ऊपर नीचे जा सकता है, तो आप आए, इसको आपने क्यूब को रिमोल्ड किया। जैसे क्यूब को रिमोल्ड किया, आपको एक सॉलिड क्यूब निकल के आ जाएगा, या आप लोगों का एक क्यूब बन गया, कंक्रीट का क्यूब बन गया, ठीक है। अब इस क्यूब को आपको क्या करना है, इस क्यूब को आपको 28 दिन के लिए टेस्ट करना है। 28 दिन के बाद आपको इसको जाना है, और 28 दिन के बाद इसको आपको सीटीएम के अंदर ले जाना है, सीटीएम के ऊपर ले आना है। जैसे आप इसको सीटीएम के अंदर लेंगे, अब इसकी कहानी देखते हैं। अब आपका एक क्यूब है, सीटीएम मतलब कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। तो जब आप लोगों का ध्यान से देखना, अब देखना मजेदार कहानी। अब हुआ क्या, आप ले गए इसको तो सीटीएम के अंदर, क्यूब को सीटीएम के अंदर ले गए बेटा। जब आप इसको सीटीएम के ऊपर आप देखोगे कि स्टील की प्लेट लगी होती है, सबने सीटीएम देखा है, ये स्टील की प्लेट्स है, ये आप लोगों की स्टील की प्लेट्स लगी हुई है, देखा होगा। जब आप इसको टेस्ट करते हो, जब आपको कंक्रीट का जब आप क्यूब रखते हो तो इसके ऊपर एक स्टील की प्लेट लगी होती है। अच्छा, रीजन बताओ कंक्रीट स्टील की प्लेट क्यों लगी होती है? सीटीएम के ऊपर कंक्रीट की, आपकी कंक्रीट हो चाहे कोई सा भी टेस्ट आप लोग कर रहे हो, इसके ऊपर एक स्टील की प्लेट लगी होती है, चाहे आप सीमेंट का कर लो, कंक्रीट का कर लो, ब्रिक्स का कर लो, आप टिम्बर का कर लो, किसका भी कर लो, ये स्टील प्लेट लगी होती है। बेटा स्टील प्लेट का काम क्या है? स्टील प्लेट का काम बताना, सारी अटेंड कर की क्लास, तो स्टील प्लेट का काम बताओ। आधे सो गया, अब आधों को नींद आने लगी होगी ना। हाँ, तो बता रखा आप लोगों को, इसलिए ताकि आप लोगों का लोड आप लोगों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इसलिए ताकि आपका लोड क्या हो, यूनिफॉर्मली क्या हो, कहा गया, ताकि आपका लोड क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए लोड, इसलिए आप लोगों ने स्टील प्लेट लगा रखी, इसलिए स्टील प्लेट लगा रखी यूनिफॉर्म। दीक्षा डबराल, अच्छा राधिका डबराल, ठीक है। लोड, लेकिन बेटा यहां लोड तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक एरर मिल गई। एरर क्या मिल गई? जैसे आपने स्टील प्लेट यूज कर ली, मुझे लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाना था, करवा दिया इसने स्टील प्लेट, लेकिन यहां पर दिक्कत हो गई, एक एरर निकल के आ जाएगी आप लोगों का। क्या एरर निकल के आएगी, उस चीज को समझते हैं। एरर क्या, स्टील प्लेट से एरर क्या होगी? मजबूरी है स्टील प्लेट को लगाना, स्टील प्लेट को लगाना मजबूरी है, लेकिन एक एरर आ जाएगी। अब एरर क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। एज्यूम कीजिए कि स्टील प्लेट नहीं थी, तो क्या होगा, लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी आपको कंक्रीट की। अब ये एज्यूम कीजिए कि कंक्रीट अलग है और स्टील की प्लेट अलग है, एज्यूम करो, बस सोचना है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। एज्यूम किया कि आपका स्टील की प्लेट अलग है, स्टील की प्लेट अलग है और कंक्रीट अलग है। मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, ये कंक्रीट अलग है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, दोनों के ऊपर लोड तो सेम आ रहा है, दोनों के ऊपर तो लोड सेम आ रहा है, पी पी, दोनों के ऊपर लोड सेम आ रहा है। अच्छा, अलग अलग एज्यूम करो, इस चीज को अलग अलग एज्यूम करो कि अगर दोनों के ऊपर लोड पीपी आ रहा है, क्योंकि लोड ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, दोनों के ऊपर अगर लोड पीपी आ रहा है, तो मुझे आप ये बताइए कि किसके ऊपर, किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, जो भी आपको बोलना है, किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन आएगा? सेम लोड में किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन आएगा? सेम लोड के अंदर किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आएगा, स्टील या कंक्रीट? स्टील प्लेट की कम स्ट्रेंथ, ज्यादा, समझ नहीं आ रहा। प्रेरणा नोटियाल कह रही स्टील के ऊपर, अच्छा स्टील के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, मतलब अगर एक किलो लोड स्टील के ऊपर लगाऊं और 1 किलो लोड अगर कंक्रीट के ऊपर लगाऊं, तो आप कह रहे हो कि स्टील जी फैल जाएगा जल्दी। प्रेरणा नोटियाल ऐसा नहीं होगा, प्रेरणा नोटियाल गलत बोल रहे हो। कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट वाले बिल्कुल सही हैं, कंक्रीट के ऊपर आएगा। और कहां रह गया भाई, ये कंक्रीट के ऊपर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। कंक्रीट के ऊपर लोड स्ट्रेन ज्यादा आएगा, सेम लोड लगेगा तो कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा आएगा, अगर ये अलग अलग होते बेटा। लेकिन आप लोगों ने इसको यूज किया है साथ में, तो जैसे आपने इसको यूज किया है साथ में,
अब क्या होगा, जैसे आपने इसको यूज किया है साथ में, अलग अलग दिखा रहा हूं, दूर दिखा रहा हूं, इनके बीच एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। हमने कंपोजिट बार पढ़ी थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि रिलेटिव, इन दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव आप लोगों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना, स्ट्रेन किस में ज्यादा आएगा, आप लोग कंक्रीट में, तो कंक्रीट में स्ट्रेन ज्यादा आता अगर ये अकेला होता। एक चीज क्लियर है। और आप लोगों का स्टील में आता कम। अब क्या होता है, याद करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जब आप लोगों का ये दो आप लोगों का, एक कॉपर का था और एक आपका स्टील का था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, तो जब टेम्परेचर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाया, किसका अल्फा ज्यादा था, कंक्रीट या स्टील, किसका अल्फा ज्यादा था, कंक्रीट का अल्फा ज्यादा था। तो जब कंक्रीट का अल्फा ज्यादा था, तो कंक्रीट का अल्फा अगर ज्यादा, सॉरी कॉपर का अल्फा अगर ज्यादा था, तो कॉपर का अल्फा ज्यादा था, तो कॉपर में डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा, मतलब स्ट्रेन ज्यादा आएगा, और स्टील में डिफॉर्मेशन कम आएगा। इसका मतलब बेटा जो ज्यादा कंक्रीट ज्यादा भागेगा, लेकिन इनके पीछे का ऐसा फ्रिक्शन नहीं कहता, नहीं बेटा जितना कॉपर तू जाएगा उतना स्टील भी आएगा। इसका मतलब जो ज्यादा भागना चाह रहा था वो कंप्रेशन में आ गया था सोम में, कॉपर किस में था, कंप्रेशन में था, स्टील किस में था, टेंशन में। सेम कहानी हो जाएगी कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट ज्यादा भागना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन है, एक बॉन्डिंग है, दोनों के बीच एक बॉन्डिंग है, स्टील इसको वापस खींचेगा, ये वापस खींचेगा। पर जब वापस खींचेगा तो क्या होगा कि कंक्रीट किस में आ जाएगा, कंक्रीट आएगा कंप्रेशन में, कंक्रीट आ जाएगा कंप्रेशन में, और स्टील आ जाएगा टेंशन में। तो यहां पे कंक्रीट आ जाएगा कंप्रेशन में, क्यों, क्योंकि ज्यादा भागना चाहता है ना, आपने बोला स्ट्रेन ज्यादा, लेकिन इनके बीच एक बॉन्डिंग है, इनके बीच एक फ्रिक्शन है, जो इसके कंप्रेशन को क्या कर देगा, जो इसके ये कंप्रेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब मुझे ये बता दीजिए कि यहां से जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी कंक्रीट की, ध्यान से देखना, इस यहां पे जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी कंक्रीट की, वो एक्चुअल आएगी या डिफरेंट आएगी। अगर मैं फिर बोल रहा हूं, कंक्रीट कंप्रेशन में आ जाएगा, कंक्रीट किस में आ जाएगा, कंप्रेशन। मतलब जब मैंने इसके ऊपर लोड लगाया था, तो जब इसके ऊपर लोड लगाया था, इसके ऊपर स्ट्रेन डेवलप हो रहे थे लेटरल डायरेक्शन में, तो इस स्ट्रेन की वजह से क्रैक हो रहा था। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको कंप्रेशन में लेकर आया। जब कंप्रेशन में लेकर आया, तो मुझे बताइए कि अगर मान लो यहां से स्ट्रेंथ अगर 20 आती, जब ये स्टील प्लेट यूज ना करता, यहां अब बताओ जब मैंने स्टील प्लेट यूज कर ली, तो स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी कंक्रीट की, या उतनी निकल के आएगी, या कम निकल के आएगी, कमेंट करके दिखाइए। एरर आ गई यहां पर, मैंने पहले बोलते एरर आ गई, केपी कंसोल नहीं, ये कह रहे अलग अलग तो आएगी बेटा, लेकिन अलग किस सेंस में, ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी, ये बताइए। और इस चीज को टेक्निकली बोलते हैं रिस्ट्रेन, इसको बोलते हैं रीस्ट्रेन मूवमेंट, रिस्ट्रेन रोकना। स्टील एक कवच का काम, सीधी सी बात है, देसी भाषा में स्टील एक कवच का काम कर रहा है, किसके लिए, कंक्रीट के लिए। ठीक है, क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल गए। तो बेटा जब ज्यादा निकल के आएगी तो एरर आ गई ना। एक्चुअल में तो कितनी आनी चाहिए थी, 20। क्या एक्चुअल में, ये बताइए, क्या एक्चुअल में स्टील प्लेट लगानी चाहिए थी? अगर मान लो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता कंक्रीट के ऊपर, क्या स्टील प्लेट का कोई काम था? बेटा ये बताओ मुझे, बीटेक वाले कितने इसमें, बीटेक वाले हैं इसमें, बीटेक वाले कितने, जिन्होंने बीटेक भी किया है, जिन्होंने बीटेक भी किया है? अच्छा, एक ही है क्या, बाकी सारे डिप्लोमा वाले? अच्छा, दिगंबर, अच्छा वो तो सो रहा होगा अभी, दिगंबर है ना, अभी सो रहा होगा। सो रहे बीटेक वाले, सो रहे भाई, बीटेक वालों को क्या है ना, बीटेक वालों के बहुत बुरे हाल होने वाले अब, ठीक है अंजलि जगुड़ी, ठीक है, बहुत बुरा हाल होने बीटेक वालों, भाई बीटेक वालों पढ़ लो, ठीक है। अभी यूजेबल में वैकेंसी आई, उसी में से 1-2 क्वालिफाइड हो जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बेटा स्ट्रेंथ आप बताओ, स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी? स्टील प्लेट लगाने से स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी, ये बताओ। ज्यादा निकल के आएगी। इसका मतलब मुझे यहां पर एक बात पता चली कि एरर आ गई कि नहीं आई, एरर आई कि नहीं आई, 20 आनी चाहिए थी, आ गई बेटा 22 स्ट्रेंथ। तो जो मुझे रिपोर्ट होके आएगी, जो मुझे यहां से, जो मैं जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं, तो यहां से जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी, उसकी एक्चुअल निकल के आ रही है, एरर के साथ आ रही है, एक्चुअल निकल के आ रही है, एरर के साथ आ रही है। मुझे बताओ
क्या ये जो स्ट्रेंथ निकल गया स्टील प्लेट लगाने के बाद, ये उसकी एक्चुअल है या एरर के साथ रिपोर्ट हुई है? कमेंट कीजिए। एक्चुअल आई है कि एरर आ गई ना? तो स्टील प्लेट लगाने से एरर आ गई। अब बेटा एरर तो आ गई, ठीक है, एरर आ गई। अब हमने ऐसा मान लो ऐसे 3 क्यूब तोड़े, सारी कहानी बताऊंगा बाद में, सारे एक चीज को दूसरे चीज के साथ इंटरलिंक करूंगा बाद में। तो एरर आ गई, मान लो आपने 3 क्यूब तोड़े, तो बेटा 3 क्यूब तोड़े, आपको बनाना था M20 का कंक्रीट। क्या बनाना था? M20 का कंक्रीट। और आपने 3 क्यूब तोड़े, ध्यान से देखना, 3 क्यूब तोड़े, तो 3 क्यूब, अच्छा चलो 3 क्यूब तोड़े, चलो ठीक है, 3 क्यूब तोड़े और 3 क्यूब का जो एवरेज आया वो 20 आया। 3 क्यूब तोड़े और 3 क्यूब का एवरेज ही मतलब इत्तेफाक से 20 आ गया। आप मुझे बताइए, मैंने जब ये टेस्ट किया, ध्यान, मुझे 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 स्ट्रक्चर पर लगाना था M20 का कंक्रीट, मुझे स्ट्रक्चर पे क्या लगाना M20, और इन तीनों का जो एवरेज, मैं 3 ऐसे क्यूब तोड़े, इन तीनों का जो एवरेज आया बेटा, इन तीनों का जो एवरेज आया वो आया, मान लीजिए आपका 20 आ गया एवरेज। तो एक बार बताओ, क्या 20 आना चाहिए मुझे? क्या इन तीनों का एवरेज 20 आना चाहिए? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर में 20 लगाना है। क्या 20 आना चाहिए? खुद सोचिए, प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए, क्या 20 आना चाहिए? नहीं सर, उससे भी ज्यादा आना चाहिए, उससे, हाँ, अच्छा, वर्सटाइल इंजीनियर कह रहे हैं हाँ, वर्सेटाइल इंजीनियर कह रहे हैं हाँ, जगदीश कोठारी हाँ, केपिंग नहीं, नहीं बेटा नहीं आना चाहिए, 20 से ज्यादा आना चाहिए यार। तो फिर पढ़ा के क्या फायदा है? बोलते रहो कबाड़ा हर कोई बेच रहा है भाई, कबाड़ा बिक रहा है, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ फिर आप लोगों को समझ नहीं आता। ज्यादा आना चाहिए, क्यों ज्यादा आना चाहिए बताना? क्यों ज्यादा आना चाहिए? ज्यादा इसलिए आना चाहिए बेटा कि ये इसलिए आना चाहिए कि मान लो आपका एवरेज 20 आया, तो बेटा 20 तो तब आया ना कि स्टील प्लेट भी लगी हुई थी, स्टील प्लेट भी तो लगी हुई थी। तो ये ऑलरेडी एक्चुअल में तो उसकी कम थी स्ट्रेंथ, लेकिन स्टील प्लेट ने ज्यादा दिखा दी। तो जब ज्यादा दिखा दी तो 20 आई, और आनी कितनी चाहिए थी? आनी 20 चाहिए थी विदाउट स्टील प्लेट, लेकिन यहां बेटा स्टील प्लेट लगी हुई है ना। तो स्टील प्लेट लगी हुई है, इसका मतलब जब आप इनका एवरेज लोगे तो आपका 20 से ज्यादा एवरेज आना चाहिए। जब 20 से ज्यादा एवरेज होगा तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अब इसकी स्ट्रेंथ M20 हो सकती है। नहीं आया समझ? मैं फिर बोल रहा हूं कि इसका एवरेज 20 से ज्यादा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 20 ज्यादा? बेटा इसलिए 20 से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि स्टील प्लेट तो लगी हुई है ना वहां पर, 20 आ गई, तो बेटा एक्चुअल में जो है ना, एक्चुअल में उसका एवरेज 20 होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ उसको किसने बचाया? उसको आप लोगों का स्टील ने रिस्ट्रेनिंग मूवमेंट ऑफर किया, बचा दिया उसको फेल होने से। क्योंकि सर स्टील प्लेट, स्टील सपोर्टिंग कंक्रीट, हाँ ठीक है, जैसे ही बोलना है देसी भाषा में, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है यार सिविल का, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए? ये चीज समझ आ गया? ये चीज समझ आ गया? कहाँ रह गया भाई? यस सर, ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ जो एवरेज, इन तीनों का जो एवरेज, और फिर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रिपोर्ट करेंगे? तो इन तीनों का जो आपने 3 क्यूब तोड़े, इसकी जो पहली स्ट्रेंथ आई मान लो F1, दूसरे की आई F2, तीसरे की आई F3, इन तीनों का जो एवरेज होगा, इन तीनों का जो एवरेज होगा वही होगी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगी हमारी, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है हमारी कंक्रीट, बताइए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? एवरेज ऑफ क्या? 3, कम से कम कितने? 3 स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन क्या होता है बाद की बात है, स्पेसिमेन एंड इन तीनों का जो एवरेज होगा हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अभी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में नहीं पहुंचे हम, एंड रिपोर्टेड नियरेस्ट टू 0.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसका मतलब बताइए जरा, इसका मतलब क्या है? एग्जांपल, जैसे मान लो आपकी स्ट्रेंथ, आपका 3 क्यूब तोड़े, 3 की स्ट्रेंथ आ गई 22.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अभी कैसा, ये तो अच्छा है बताना भूल गया। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फिर आपने 28 दिन के बाद लेगी, 28 दिन के बाद में 24 घंटे के बाद बाहर निकाला, 24 घंटे के बाद निकालने के बाद आपको उसको 28 दिन के बाद क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग करने के बाद आपको
क्यूरिंग करने के बाद आपको इसको सीटीएम के अंदर ले आना है। सीटीएम के ऊपर आपको ग्रेजुअली लोड लगाना है। अच्छा बेटा, ग्रेजुअली लोड लगाना है, जरा एक बात बताओ, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। तो मुझे बताओ धीरे धीरे कितना लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड कितना होता है इस टेस्ट में, बताना जरा, बताया क्लास में। 1 मिनट के अंदर कितना लोड लगाना है, इंटेंसिटी ऑफ लोड इस टेस्ट में? हे भगवान, 0.5 का मल्टीपल। मुझे बताओ कि इंटेंसिटी, जब आप लोगों ने फोर्स लगाया फेल होने से पहले, एरिया तो पता है, एरिया कितना है, एरिया कितना है, 150 बाई 150 है, तो 150 बाई 150 एरिया पता है। अच्छा, फोर्स जब तक फेल ना होता है। इंटेंसिटी ऑफ लोड कितनी होती है, बिल्कुल सही है, 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। जो आप लोड लगाना है वो लगाना 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर कितना लोड लगाना आपको, 1 mm स्क्वायर के ऊपर कितना, 14। तो बेटा कितना लोड लग जाएगा, कितना एरिया है, तो कितना एरिया हमारा एरिया है 150 बाई 150। तो ठीक है, तो 1 मिनट में कितना लगा, 1 mm स्क्वायर में इतना, तो 150 में कितना, तो 1 मिनट में उतना लोड लगाना है ना। तो आपको पता है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा, जैसे स्ट्रेंथ आ गया आपका, तीनों का एवरेज आ गया, 28 दिन के बाद जो आपने टेस्ट को तोड़ा, तो ये आ गया 22.2। तो इसका मतलब क्या है कि इसको रिपोर्ट करना है नियरेस्ट टू 0.5। तो एक बात बताओ, 22.2 को मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 22 न्यूटन पर एम। इसको मैं रिपोर्ट करूंगा कैसे, 22.2। जैसे मान लो अगर आपके पास आती 22.46, तो इसको क्या लिखते हैं बताना, इसको नियरेस्ट टू 0.5 कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम 22 पॉइंट। तो एक बात, 22 लिखूं या 22.5 लिखूं इस चीज को, तो हम रिपोर्ट कैसे करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे 22.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जो आपका एवरेज आया मान लो आपका 25.12 न्यूटन, ये 3 का एवरेज आया बेटा 28 दिन के बाद। तो आप मुझे बताइए इसको कैसे लिखूंगा, मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा, इसको रिपोर्ट कैसे करूंगा? बिल्कुल सही बात है, इसको रिपोर्ट करेंगे हम 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा आ जाएगा 22.39, अब बताओ अब क्या रिपोर्ट करेंगे इसको? अगर इसका एवरेज 20 इसका अगर जो आ गया, इसका एवरेज जो तीनों का एवरेज आया 25.39 आ गया, तो बेटा इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या आएगी? बिल्कुल सही बात है, इसको हम रिपोर्ट करेंगे कितना, 25.5। 25 ही करेंगे, क्यों करेंगे भाई, 20 वर्सेटाइल इंजीनियर क्यों 25 करेंगे? नीचे चौन 25.4 क्यों करेंगे? नियरेस्ट टू 0.5 करना है, नियरेस्ट टू 0.5। 25.4 तो गलत है, बिल्कुल सही बात है, 25.5 करेंगे इसको, 25.5 करेंगे, बिल्कुल सही बात है। 0.5 के मल्टीपल, हाँ बिल्कुल सही है अमित पवार, 0.5 के मल्टीपल बोल सकते हो आप इसको। हाँ, अगर देसी भाषा में समझना हो तो 0.5 के मल्टीपल में बोल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा सुन लो, अब सुन लो कहानी आगे की, अब कहानी सुन लो। चल इस कहानी को हम बाद में देखते हैं। अच्छा, 0.5 के मल्टीपल, ठीक है। अब सुन लो, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अब अभी हमने कॉन्सिस्टेंट निकाली, अभी हमने निकाली कंप्रेस, कैसे निकाली वो रिवाइज कर लेते हैं। गए कहां पर, लैब में गए, कंक्रीट का बैच आया, कंक्रीट के बैच से 3 स्पेसिमेन भरे, मिनिमम 3 आपको भरने, ठीक है। अच्छे से कॉम्पैक्ट किया, कितने लेयर भरना आपको पता है, कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करने के बाद 24 घंटे के लिए छोड़ा, 24 घंटे के लिए बाद आए, क्यूब को रिमोल्ड किया, रिमोल्ड करने के बाद 28 दिन के बाद क्यूरिंग में रखा, क्यूरिंग के बाद रखने के बाद उसको सीटीएम के अंदर ले गए, सीटीएम के अंदर ले आने के बाद उसके ऊपर लोड अप्लाई किया, कितना लोड अप्लाई किया, 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। 1 मिनट में 14 न्यूटन लोड अप्लाई किया, कितने एमएम स्क्वायर के ऊपर, 1 एमएम स्क्वायर के ऊपर। ऐसा कितना एरिया हमारे पास, ऐसा हमारा 150 बाई 150 का एरिया है। राधिका डबराल, भाई कैसे हो जाएगा 25.4, कैसे लग रहा है बताओ? ये दो जवाब मेरे पास 25.4 आए, कैसे? नियरेस्ट टू 0.5, 0.5 के नियरेस्ट, मतलब अच्छे सीधे समझ लो 0.5 के मल्टीपल में यार, सीधी सी बात। 0.5 नहीं यार सचिन, तो गलत जा रहे हो भाई, गलत जा रहे हो। मैथ नहीं लगानी है, ये कुछ चीजें ऐसी जो इंसान ने डेवलप की है, मैथ ने डेवलप नहीं की। कंक्रीट ने नहीं बोला कि मुझे 0.5 के नियरेस्ट डेवलप रिपोर्ट करो, हमने बोला कि हम करेंगे। कंक्रीट नहीं बोलता कि मुझे 0.5 के नियर, हमने अपने समझने के लिए बोला कि 0.5 के, ताकि इंसान को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए बस बस ठीक, हमने बोला, कंक्रीट ने थोड़ी बोला कि मुझे 0.5 के नियरेस्ट रिपोर्ट करो, हमने बोला अपनी सुविधा के लिए।
कि हम तुझे 0.5 के नियरेस्ट रिपोर्ट करेंगे। हमने किया, कंक्रीट नहीं बोलता ऐसे। कंक्रीट जिस दिन बोलने लग जाएगा भाग जाओगे भाई साहब। चलिए अब सुन लो, तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। हमने सुन लो पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जैसे अभी एक शब्द आया था, किसने बोला था, अच्छा निशी चौहान ने बोला था कि M20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है, M20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। जैसे एग्जांपल M20, तो अब आते हैं M20 क्या है। अब इस चीज को बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे। आज का टॉपिक इसको समझना है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। आज समझेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, कल के बाद लेक्चर हमारा, अच्छा क्लासरूम में हमने WSM शुरू किया था, मैं पहले LSM शुरू करूंगा, ठीक है। यहाँ पर LSM पहले शुरू करेंगे, तो कॉन्सेप्ट भी LSM के सीधे पहले बताएंगे हम, है ना। अच्छा पहली बात ये, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है बताइए जरा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है? क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कोई बता सकता है? हाँ, कहाँ गया। अब इसमें ये दिक्कत है ना कि इसको खोलते कैसे, ऊपर क्या जाए, हाँ इस बार जा रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? क्लॉज नंबर 6 पॉइंट, कहाँ गया। जरा मुझे, अगर किसी के पास कोड खुला हो तो मुझे बताइए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहाँ लिखा है कोड ने? प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, ग्रेड। कोई क्लॉज बता दीजिए मुझे, क्लॉज बता दीजिए, फटाफट मैं ढूंढ लूंगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो आंखें बिल्कुल घूम रही है, पता नहीं चल रहा इस कोड में क्या लिखा। हाँ दिख तो गया था, हाँ ये है करेक्ट। कहाँ गया था, दिखा तो था यार, हाँ ये दिख गया था, ठीक है। अब सुन लो, अब बेटा ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखेगा कोड ने कैसे डिफाइन किया कि, ओ यार कहाँ चला गया, अब ध्यान से देखना कोड ने कैसे डिफाइन किया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, वो देखते हैं। वो कह रहा है किसी, चाहे वो स्टील की हो चाहे हमारे कोड ने कैसे कैरेक्टरिस्टिक, अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है बात की बात है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ the characteristic strength defined as the strength of material below which not more than 5% result are expected to fall या fail। बेटा कोड तो लिख देता है बड़ी बड़ी बातें, और स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आता। क्या लिखता है कोड? द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट below which not more than 5% of result are expected to fall। अब इसका मतलब क्या है, पहले देसी भाषा में फिर इंजीनियरिंग समझेंगे। तो ये कोड ने हमारी, हम बेटा ये कंक्रीट ने नहीं बोला, मैं फिर बता रहा हूं, ये कंक्रीट ने चिल्ला के नहीं बोला कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% रिजल्ट फेल हुआ है। ये हमने बोला कि तेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो मानेंगे जिसके नीचे 5% रिजल्ट फेल हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, 8 बजे मोदी आएंगे जी न्यूज में, हाँ जी न्यूज उनका पेट चैनल हो गया आजकल ना, तो मोदी जी आएंगे किसमें, जी न्यूज में, बोलेंगे भाइयों एवं बहनों आज से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 10% रिजल्ट फेल करेंगे। तो कंक्रीट की नहीं होती, कंक्रीट ने नहीं बोला मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही है, हमने बोला कि तेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हुआ है। अब उसी को समझते हैं, देसी भाषा में भी और टेक्निकली भी। रटना नहीं भी किसी भी चीजों की ये होती है, अरे हमने बोला कि वो होगी तेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंक्रीट ने नहीं बोला कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये होती है। कंक्रीट नहीं बोल सकता, नॉन लिविंग थिंग्स है, ना सांस ले सकता है ना बोल सकता है, हमने बोला तेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये है। अब इसी को समझते हैं कि मैं इसके पीछे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ठीक है। अब सुन लो, अब ये कह रहा है, अब इस चीज को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, पहले देसी भाषा में बोलता हूं मैं, पहले देसी भाषा में समझते हैं। हाँ कहां गया, यहां से आता है हम। अब इसने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको हम एफसी के आगे बोलेंगे, एफसी के, बेटा एफसी के क्या है, एफसी हम डिनोट करेंगे, एफसी का हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। पहले देसी भाषा में बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैंने 100 क्यूब तोड़े ठेकेदार के, कॉन्ट्रैक्टर के मैंने 100 क्यूब तोड़े, 100 क्यूब तोड़े। तो बेटा जब मैंने 100 क्यूब ठेकेदार के तोड़े, तो मेरे कोड ने क्या बोला कि हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे बोलेंगे कंक्रीट की। तो ये बोल रहा है, देख कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि 5% टेस्ट रिजल्ट, 5% क्यूब ऐसे हो सकते। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ड्राइंग में लिखा था M20 कंक्रीट यूज करना है, जैसे ड्राइंग में लिखा था M20 कंक्रीट यूज करना है, ठीक है। हाँ जैसे ड्राइंग में लिखा था कि M20 कंक्रीट यूज करना है, ठीक है,
बोल दिया ड्राइंग में M20। इसका मतलब मैं ठेकेदार को डायरेक्टली यही बताना चाहता हूं कि देख, जब मैं अगर तेरे 100 क्यूब तोड़ू, मान लो 100 क्यूब तोड़ू, तो 5 क्यूब बेटा ऐसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी स्ट्रेंथ 20 से नीचे निकल के आए। अब कितनी कम हो सकती है वो बात की बात है, 20 से कितनी कम वो बात की बात है, 20 से कम तो 0 भी होता है। तो 3 क्यूब ऐसा आ गया जिनकी स्ट्रेंथ 0, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल, अच्छा 20 से कम तो 7 भी होता है। तो क्या 20 से कम तो 7 भी है। 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से M20 का मतलब क्या है कि 5 क्यूब ऐसे हो सकते थे जिनकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम हो सकती है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, है ना बोलना, कहने का मतलब ये है कि 5 जो मैंने कंक्रीट लगाया, मुझे कितने का कंक्रीट लगाना था, M20 का लगाना था, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 5% प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि स्ट्रेंथ 20 से कम निकल गया है। 5% चांस है। 90% चांस क्या है, 95% चांस क्या है कि 20 से ज्यादा ही आएगी। तो ये कहने का मतलब है ठेकेदार को ये बोल सकता हूं, देख अगर मैंने तेरे 100 क्यूब टेस्ट कर लिए तो 5 क्यूब अगर तेरे 20 से कम भी निकल के आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा 5 से कम नहीं आ सकते, 5 से कम, ओ सॉरी 5 से ज्यादा 6 नहीं आ सकते। 6 आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएगा सैंपल, कंक्रीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 5% कंक्रीट ऐसा हो सकता है जिनकी स्ट्रेंथ किससे कम आएगी, 20। बेटा ये तो सब पढ़ा रहे हैं, पहली बात ये पढ़ा। अब समझते हैं कहानी मेन कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, और कल के दिन अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइंड करने का तरीका एग्जाम अगर चेंज कर देगा तो बेटा फिर आप फंस जाओ। रट लो 5%। एग्जाम बोलते हैं कि इफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 10% रिजल्ट फेल कर जाए, फिर मीन स्ट्रेंथ निकालो, फिर नहीं निकाल पाओगे। तो इसी को समझते हैं, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, मैंने 100 क्यूब तोड़े, ठेकेदार के 100 क्यूब तोड़े, 1000 क्यूब तोड़े, यार जितने भी क्यूब तोड़े। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने कंक्रीट क्यूब तोड़े, क्यूब तोड़े, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, उल्टा बन गया। मैंने क्या किया, थोड़ा स्टैटिक्स का पार्ट है, सब समझ आएगा, टेंशन मत लो। अब मैंने क्या किया, इधर दिखा रहा हूं मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं P से दिखा रहा हूं, F से नहीं दिखा रहा हूं, F को क्योंकि मैं स्ट्रेंथ दिखाऊंगा अभी, और इधर दिखा रहा हूं उसकी स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूं मैं स्ट्रेंथ। तो मैंने देखा ऐसे क्यूब जिनकी स्ट्रेंथ, एग्जांपल ऐसे क्यूब जिनकी स्ट्रेंथ 5 से लेके 7 आई, ऐसे क्यूब थे आपके, इनकी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने थे, मान लो ऐसे 3 क्यूब थे, ठीक है, और जिनकी 7 से लेके 9 थी, उनकी फ्रीक्वेंसी मान लो ये आपके ऐसे 3 क्यूब थे, ये मान लो आपके 5 क्यूब थे, ऐसे आपका जिनकी 7 से लेके 9 थे, मतलब एक मैंने ऐसा आपका, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ, मैंने एक ऐसा एक चार्ट बना दिया, ठीक है, हिस्टोग्राफ बना दिया, ठीक है। ये मतलब आप लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ा होगा 9-10 में, कितने से लेके इतने तक, कितने से लेके इतने तक, कितने से लेके इतने तक, ये इधर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी दिखा दिया आपकी स्ट्रेंथ। तो जब तो आपका जो डाटा होता है, जैसे आपको इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो डाटा बहुत बड़ा है, डाटा छोटा होगा आप हिस्टोग्राफ से काम चला सकते हो, लेकिन बेटा जब डाटा बहुत ज्यादा होता है, फिर इसी कर्व को आपको बेल कर्व में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हम बेल कर्व की जानकारी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दे दूंगा CPM पार्ट में। तो हमने क्या किया, इसी चीज को अगर मैं क्या करूं, इसके मिड ऑर्डिनेट को ज्वाइन करूं, ये इसके ऑर्डिनेट को ज्वाइन करूं, यहां से बेटा एक कर्व ड्रॉ होता है, इस कर्व को बोलता है आप लोगों का बेल कर्व, या इस कर्व को बोलते हैं हम आप लोगों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताता, सीधी सी बात है। अब इसी चीज को मैंने अलग से ले लिया, एक्चुअल में तो था ये, लेकिन क्या था, डाटा बहुत बड़ा था, तो जब डाटा बड़ा होता है तो उसको आपका, जब डाटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हम उसको इसमें तो बहुत बड़ा बन जाएगा आपका। जैसे एग्जांपल क्या, अगर आपको टेस्ट मैच का एक बार चार्ट बनाना है कि पहले ओवर में कितने रन पड़े, आप मुझे बताओ टेस्ट मैच में कितने ओवर खेलते हैं। मान लो पुजारा खेल गया तो 90 180 ओवर खेल जाएगी इंडिया फिर तो, अगर पुजारा खेल गया 2 दिन तो बेटा फिर एक ओवर में कितना बना, तो ऐसे में तो आपका पूरी टीवी की स्क्रीन में आ जाएगा ऐसा हिस्टोग्राफ। लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में टीवी वाले क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे सांप सा बनाते हैं, ताकि डाटा बड़ा था
ताकि छोटा हो जाए, ताकि हमें स्क्रीन में दिख जाए, ऐसे बनाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, स्टैटिक्स, थोड़ा स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है, पेशेंस रखना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से, तो मैं एक कर्व ले रहा हूं, इस कर्व का नाम आपका, ये मैथ का टॉपिक है दरअसल, इस कर्व का नाम आपका, ये आपका बेल कर्व है। बेल कर्व इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेल शेप का है, जैसे घंटी होती है मंदिर में, बेल शेप का है। अब बेल शेप का है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इधर दिखा रहा है आपका फ्रीक्वेंसी, इधर दिखा रहा है हम इसका क्या, इधर दिखा रहा है हम फ्रीक्वेंसी, इधर लिख रहे हैं हम स्ट्रेंथ। तो ये बेटा जो इस कर्व का जो एरिया होता है, ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी है, मैथ का टॉपिक है, पूरी इंजीनियरिंग मैथ का। अब इंजीनियरिंग मैथ का क्या यूज है पता ही नहीं चलता, लेकिन बहुत ज्यादा यूज है। इस कर्व का जो एरिया होता है आपका यूनिटी 1, 100% या 1, मतलब इधर ही 50%, इधर ही 50% एरिया होता है इसका, इधर ही 50% एरिया होता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मतलब कल सुबह होगी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, कल सुबह होगी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, कल सुबह होगी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100 हो सकती है। कल सुबह 7 बजे रात होगी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, कल सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे में क्लास होगा तो रात होगी कि प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होता है 0 से लेकर 100% होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो इसका जो एरिया होता है आपका 0 से लेकर 100%, या 0 से लेके 1 बोल सकते हो आप इसको, 0 से लेके 1 बोल सकते हैं। अब बड़ा ध्यान से देखना, अब ध्यान से, अब इस कर्व की कुछ प्रॉपर्टी, 2-4 चीजें। सबसे पहले एवरेज, सबसे पहले इसका एवरेज देखते हैं। सबसे पहले चाहिए मुझे इसका एवरेज, सबसे पहले देखते हैं एवरेज। तो एवरेज क्या होगा बेटा, मुझे बताओ, अगर मैंने 100 क्यूब तोड़े तो एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हो गया आप लोगों का इंडिविजुअल का समेशन। एवरेज अगर मैं आपको देखूं कि स्ट्रेंथ का एवरेज कैसे निकालोगे, मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे बताना। मैं आपको 100 क्यूब दे दिया, उसका एवरेज कैसे निकालोगे, सबकी स्ट्रेंथ डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो सबकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपने तोड़े, ये निकल जाएगा उसके एवरेज। कुल वस्तु बटे कुल संख्या है, ये एवरेज होता है। F1 F2 फ्रीक्वेंसी नहीं है, F1 F2 F3 F4 F5 क्या है, ये आपकी अलग अलग की स्ट्रेंथ है, ये आप लोगों की अलग अलग की स्ट्रेंथ है। तो इनका एवरेज निकाल दिए, एवरेज। दूसरा डेविएशन, दूसरा इसका डेविएशन, दूसरा आपका डेविएशन। डेविएट होने का मतलब क्या है कि कितना, जैसे एग्जांपल ये 3 थे, 20, 21, 22, इसका एवरेज आएगा बेटा 21। एपी का एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। 20, 21, 22 का एवरेज कितना होता है, 21। अब मैं अगर आप समझो इंडिविजुअल अलग अलग इस एवरेज से कितना डेविएट कर रहे हैं, तो डेविएशन का फॉर्मूला हो गया आपका F माइनस FM। F क्या है, इंडिविजुअल, तो FI लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, FI। जैसे ये इससे कितना डेविएट कर रहा है, 20 से 1 ज्यादा, 0, 22 से 1 कम, तो डेविएशन कितना हो गया, F माइनस FM। ये हो गया डेविएशन, ये डेविएशन। बेटा मुझे एक बात बताओ आप, जब मैं क्यूब तोड़ूंगा, जब मैं क्यूब तोड़ूंगा, एक ही क्यूब तोड़ूंगा, बहुत सारे क्यूब तोड़ूंगा, एक ही क्यूब तोड़ूंगा या बहुत सारे क्यूब तोड़ूंगा, मुझे कमेंट ना, एक ही क्यूब तोड़ूंगा या बहुत सारे क्यूब तोड़ूंगा, बताइए। बहुत सारे क्यूब तोड़ूंगा, कहां गया और कहां गया, अच्छा नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स तोड़ेंगे। बहुत सारे तोड़ेंगे, 10 मिनट ले, अच्छा चलो इसको कल देखते हैं, फिर इसको कल देखते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कल क्लास, अभी दूसरी क्लास है सर की, तब कल देखते हैं इसको, ठीक है, कल देखते हैं सेम टाइम पे, ठीक, कल देखते हैं इसको, अभी क्लास दूसरी है, तो कल इसको कंटिन्यू करें। कल की क्लास कोई मिस मत करना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें और जगह नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपको पढ़ाऊंगा।